ओके बेटा, कल हमने केस नंबर 6 तक कर लिया था इसमें, और हमने ये देख लिया था कि अगर आप अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ को एस्टिमेट करना है, बैड डेट्स को एस्टिमेट करना है। बैड डेट्स को एस्टिमेट करने की दो अप्रोच होती है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच एंड बैलेंस शीट अप्रोच। और हमने कौन सी अप्रोच जो है वो यूज़ की थी, बैलेंस शीट अप्रोच, जिसमें परसेंटेज हमने अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे अप्लाई की थी। और अगर कोई बिफोर एडजस्टमेंट का अलाउंस और बैड डेट्स का बैलेंस हो तो अगर वो क्रेडिट में था तो हमने उसको लेस करके एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, और अगर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एडजस्टमेंट से पहले डेबिट बैलेंस था तो हमने ऐड करके अपना एक्सपेंस कंप्यूट करके एंट्री बनाई थी। और ये भी आपको बता दिया था कि लेस क्यों कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस को, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस जो मौजूद होता है अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में एडजस्टमेंट से पहले, वो प्रीवियस ईयर के उस एस्टिमेशन को शो कर रहा होता है जो कि एक्चुअल नहीं बना होता, जिसकी वजह से पिछले साल का उतना एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको लेस कर देते हैं इस साल के एक्सपेंस में से, और इस साल के एक्सपेंस उतने अमाउंट से हम कम रिकॉर्ड करते हैं। अगर डेबिट में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बैलेंस हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इतने रुपए से लास्ट ईयर, मतलब इस साल ज़्यादा राइट ऑफ हो गया पिछले साल के एस्टिमेशन के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये होगा कि पिछले साल आपने कम एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था। तो जितना इस साल ज़्यादा राइट ऑफ होगा उतने एक्सपेंस को हम इस साल रिकॉर्ड करेंगे, जो कि पिछले साल का है असल में। इस साल रिकॉर्ड करेंगे और इस साल का जो एक्सपेंस कंप्यूट हो रहा होगा उसमें इस साल जो एडजस्टमेंट से पहले अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बैलेंस बचेगा उसको ऐड करके एंट्री बनाएंगे। यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई थी और हमने 6 केसेस भी कर लिए थे। तो आपको रीजन मालूम चल गया था कि क्रेडिट वाला अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बिफोर एडजस्टमेंट का बैलेंस लेस क्यों करते हैं और डेबिट वाला ऐड क्यों करते हैं। और एक बात और बताई थी आपको कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के 3 टाइप के बैलेंसेस होते हैं। एक होता है बिगिनिंग बैलेंस, एक होता है एंडिंग बैलेंस लेकिन एडजस्टमेंट से पहले का, और एक होता है एंडिंग बैलेंस एडजस्टमेंट के बाद का। जो एडजस्टमेंट के बाद का अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बैलेंस होता है, ये वो बैलेंस होता है जो कि बैलेंस शीट में भी जाता है, और इस बैलेंस को बैलेंस शीट अप्रोच में हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे परसेंटेज अप्लाई करके। यहां तक हमारी बात हो गई थी। तो आप क्या बोल रहे हैं, बोल सकते हैं आप, हाँ, कि पिछले साल हमने अंडर सेट कर दिया था एक्सपेंस को या ओवर सेट कर दिया था, तो इस साल फिर एस्टिमेशन की करेक्शन का तरीका ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर में जाके करेक्शन नहीं करते, उसको आप क्या करते हैं पर्सपेक्टिव ईयर में जाके करेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर पिछले साल ज़्यादा एक्सपेंस हो गया इस साल कम कर लेंगे, और पिछले साल कम हो गया तो इस साल बढ़ा देंगे। अब लास्ट केस रह गया, इस केस में, इस केस को करने से पहले कल मैं आपको दिखाऊं जरा, देखिए ये हमने बैलेंस शीट बनाई थी 6th ईयर की। 6th ईयर के एंड में रिसीवेबल था 80,000, अलाउंस ऑफ बैड डेट 8,000, रियलाइजेबल वैल्यू 72। यानी हम ये कह रहे थे कि आने वाले सालों में, आने वाले साल में 8,000 रुपये का राइट ऑफ होना चाहिए, 8,000 रुपये का डिफॉल्ट होना चाहिए, कस्टमर को 8,000 रुपये लेकर फरार होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब अगले साल क्या हुआ, इसके लिए आप केस नंबर 7 में आ जाएं और आप देखें कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बिगिनिंग बैलेंस वही है जो प्रीवियस ईयर का एंडिंग बैलेंस था। कितना एंडिंग बैलेंस था 6th ईयर में? 6th ईयर में जागेंगे तो पता चलेगा ना। 6th ईयर में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बिगिनिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस क्या था? 8,000 था ना 6th ईयर का एंडिंग बैलेंस। तो 7th ईयर के बिगिनिंग में भी अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का कितना बैलेंस होगा? 8,000। अब इस ईयर में देखिए कितना राइट ऑफ हुआ है 7th ईयर में, 1,000 से राइट ऑफ हुआ है। इसका मतलब है जो हमने एस्टिमेट किया हुआ था वो करेक्ट साबित नहीं हुआ, और कितने से कम राइट ऑफ हुआ? 7,000 से। वही अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस हो गया। इट मींस कि अगर हम इस साल एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो 7,000 से हम कम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि प्रीवियस भी हमारे पास जो है वो ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था। अब इसके लिए वही पुराना प्रोसीजर कि आपको परसेंटेज लगानी है अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पर, और इस 7 के 7 केसेस में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस आपको गिवन है। अभी ये 7 केस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस आपको गिवन नहीं होगा, वो हमें खुद कंप्यूट करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो होगा ही नहीं 7 केसेस में से कोई एक सवाल, लेकिन उसमें अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस गिवन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें एंट्रीज भी बनानी पड़ेंगी और हमें अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बाकी सारा काम वही होगा जो अभी हो रहा है। इस केस को कंप्लीट कर लेते हैं आई थिंक, सही। फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन लगा के फिर अपने क्वेश्चन में चले जाएंगे, क्या ख्याल है? चलें, केस नंबर ईयर 7 में आप आ गए
क्या चीज? इनडायरेक्ट क्या? ये एनआरवी तो मालूम कर रहे हैं हम। ये कल जो हमने शुरू में ही बताया था आपको कि हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू मालूम करने के लिए काम कर रहे हैं सारा ये। लेकिन उसके लिए असल में काम एनआरवी डायरेक्ट मालूम नहीं होती रिसीवेबल की। रिसीवेबल की एनआरवी मालूम करने के लिए आपको बेड डेट्स की एस्टिमेशन करनी पड़ती है। आप देखें आपके पास यहाँ जनरल लेजर में हम अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का अकाउंट बना रहे हैं, बाकी कोई अकाउंट हम नहीं बना रहे। जनरल लेजर, और यहाँ हमने प्रोड्यूस कर लिया अलाउंस फॉर बेड डेट्स का अकाउंट, और इसमें हम बिगनिंग बैलेंस लिख लें ईयर 7 का। और अब देख लें ईयर 7 में बिगनिंग बैलेंस बता रहा है 8000 है, तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर से आया है बैलेंस 8000। अब इस साल के दौरान 1000 से राइट ऑफ हुआ है, 1000 से हमारा एस्टिमेटेड बैड डेट्स एक्चुअल बन गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे अपने पास जर्नल में और लिखेंगे ईयर 7 और एंट्री बना देंगे क्या, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, और अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री आपने कल भी बहुत सेवरल टाइम्स देख ली। जी कितने अमाउंट से होगा ये राइट ऑफ? 1000 रुपए। अभी मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा तो आप रेडी रहिएगा। नरेशन, रोट ऑफ वर्डलेस कस्टमर्स अकाउंट या अकाउंट्स। ये पता नहीं है ना हमें कि ये एक कस्टमर का राइट ऑफ है या एक से ज्यादा कस्टमर का राइट ऑफ है। ये तो इन्होंने हमें समरी दे दी कि टोटल राइट ऑफ 1000 से होगा। अब इस एंट्री की यहाँ पोस्टिंग करेंगे ईयर 7 में अलाउंस ऑफ बेड डेट्स के अकाउंट में। ये पोस्टिंग जो है ये साल के दौरान होती रहती है। हम लोग 1000 से राइट ऑफ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल। अब आप देखें आपके अकाउंट अलाउंस ऑफ बेड डेट्स में कितना बैलेंस आ गया, 7000 क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ अलाउंस ऑफ बेड डेट शोज के पिछले साल एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। डेबिट बैलेंस ऑफ अलाउंस ऑफ बेड डेट शोज के एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है। अब आप जब इस साल एस्टिमेट करने जाएंगे तो आप पॉलिसी लिख लें अपनी, क्या पॉलिसी है, बल्कि यहाँ कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। पॉलिसी लिखे बगैर हम काम कर लेते हैं। एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स कैसे निकलता है, अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस से परसेंटेज लगानी होती है। अब यहाँ इन्होंने एंडिंग बैलेंस हमें दिया है 50,000। 50,000 पे आप जब परसेंटेज अप्लाई करेंगे कितनी, 10%। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो केसेस मैंने हाइपोथेटिकल केसेस बनाए हुए। अब अगर आपकी एस्टिमेशन गलत साबित हो रही है तो आप परसेंटेज को चेंज करेंगे ना अपनी। मैं आपकी एस्टिमेशन गलत हुई तो आप परसेंटेज वही लेके चलते रहेंगे क्या? नहीं, आप उसे चेंज करेंगे। हमने चेंज नहीं की केसेस बनाने के लिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली होगा आपकी परसेंटेज अगर ज्यादा थी पिछले ईयर्स में तो आप उसे कम करेंगे, कम थी तो ज्यादा करेंगे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो होगी। लेकिन हमने तो 7 केसेस में 10% चला दिया, क्योंकि हम लोग ये जो अलाउंस ऑफ बेडर्स का बैलेंस एड लेस होता है और ये पूरी जो तरीका है इसको सीखने के लिए हमने ये काम किया। ये सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि जब गलत एस्टिमेट हो रहा है तो परसेंटेज वही क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ये हमने जानबूझ के इसमें रखा हुआ है। अब इसमें कितना आ जाएगा, 5000। अब इसमें से लेस करेंगे या ऐड करेंगे प्रीवियस बैलेंस, उसके लिए आप देख लें बिगनिंग बैलेंस 8000 था, ये ऐड लेस नहीं होता। अभी एंडिंग बैलेंस हमने कंप्यूट किया, दोनों को माइनस करके 7000, दिस इज एंडिंग बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। कल आए थे आप? अगर आप छुट्टी करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेस क्रेडिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट बिफोर एडजस्टमेंट। कोई प्रेजेंटेशन में तब्दीली नहीं आ रही। कितना है ये क्रेडिट बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट, कितना है, 7000। अब खुद देखें आप गौर से, मैथमेटिकल रूल अप्लाई करें। ये मैं माइनस कर रहा हूं इधर से। अब आपके पास जो आंसर आएगा ना वो माइनस में आएगा। अब इस माइनस में आंसर आने का मतलब क्या है और एंट्री क्या बनेगी, पहले तो हम इसको बैड डेट एक्सपेंस नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? चलिए मैं बता देता हूं आपको। 5000 से इस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन पहले से 7000 रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है। अब आपको 7000 से इस साल एक्सपेंस कम करना था। अगर ये 15000 का आता 5000 की जगह पर, तो इसका मतलब होता है इस साल 15000 एक्सपेंस रिकॉर्ड करने, 7000 पहले से पिछले साल रिकॉर्ड हो गया ज्यादा, तो इस साल आप 8000 का रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अभी तो अगर 7000 आता ही
तो हम बोलते 7,000 रिकॉर्ड करना है, 7,000 पहले से रिकॉर्ड हुआ है पिछले साल का, तो 0 रिकॉर्ड करो। लेकिन यहाँ तो ये है कि 5,000 इस साल रिकॉर्ड करना, प्रीवियस ईयर में ज्यादा 7,000 रिकॉर्ड हो गया। अब इसमें देखिए 7,000 के 2 हिस्से कर लें आप, एक 5,000 एक 2,000। आप 5,000 का एक्सपेंस मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 5,000 का एक्सपेंस कम रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। बाकी जो 2,000 का मजीद आपको एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करना है, उसका क्या करेंगे आप, अगले साल नहीं करेंगे, वो इसी साल करेंगे। लेकिन उसको करने का एक तरीका होगा ना। मुझे एक बात बताएं, आपका बेड डेट एक्सपेंस जाना था 5,000, आपने बोला नहीं प्रीवियस 7,000 ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, ये 5,000 रिकॉर्ड नहीं करो, आपने नहीं किया रिकॉर्ड, लेकिन अभी भी 2,000 और एक्सपेंस पिछले साल का ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि एक्सपेंस करता क्या है, जाता है इनकम स्टेटमेंट में, इनकम को करता है कम, इनकम कम होता है तो फिर कैपिटल में भी कम अमाउंट जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 2,000 का इंपैक्ट है ना, ये आप एक्सपेंस में नहीं दिखा सकते। एक्सपेंस 5,000 से रिकॉर्ड करना था, 5 से आप कम कर देंगे एक्सपेंस को, मजीद 2,000 से जो एक्सपेंस कम करना है, वो एक्सपेंस के थ्रू आप एक्सपेंस को कम नहीं कर सकते। वो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उस चीज पर इंपैक्ट डालेंगे जिस पर एक्सपेंस इंपैक्ट डालता, अगर एक्सपेंस पूरे 7,000 से हम कम कर पाते तो। अभी हम 7,000 से एक्सपेंस कम नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंस है इस साल का 5,000। अब आप देखिए इधर 5वें केस में हमारे पास एक्सपेंस कितना आ रहा था, 10 नहीं, हमारा एक्सपेंस आ रहा था 30, हमने बोला 5 प्रीवियस रिकॉर्ड हुआ है तो इस साल 25 से रिकॉर्ड कर लो। ये तो जब हो सकता है जब हमारा एक्सपेंस इस साल का ज्यादा आ रहा हो, लेकिन 7वें केस में तो हमारा एक्सपेंस आई 5,000 रहा है, तो हम मैक्सिमम अपने एक्सपेंस को 5,000 से कम कर सकते हैं। मजीद 2,000 से जो एक्सपेंस कम करना है उसके लिए एक्सपेंस कम नहीं कर सकते हम, बल्कि उस चीज पे इंपैक्ट डालेंगे, किस चीज पे इंपैक्ट डालेंगे, जिस पर एक्सपेंस इंपैक्ट डालता है। और एक्सपेंस किस पे इंपैक्ट डालता है, अल्टीमेट कैपिटल पर। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम 5,000 का एक्सपेंस इस साल का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, दूसरा 2,000 से हम अपने कैपिटल को कम करेंगे। कैपिटल कम क्यों करेंगे, क्योंकि पिछले साल 7,000 से एक्सपेंस कम ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था, कैपिटल को बढ़ाएंगे, सॉरी एक्सपेंस अगर हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड ना करने की वजह से कैपिटल बढ़ेगा। भाई एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करोगे तो इनकम ज्यादा आएगी। आपको कितने से एक्सपेंस कम करना है, टोटल 7,000, और एक्सपेंस आपको इस साल रिकॉर्ड कितना करना था 5,000, तो आप 5,000 से एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मजीद 2,000 से एक्सपेंस कम करना है। मजीद 2,000 से एक्सपेंस अगर आप कम कर पाते तो एक्सपेंस कम होने से आपकी इनकम बढ़ती ना, और इनकम कैपिटल को बढ़ाती। तो आप क्या करेंगे, इनकम को कम करने के बजाय, मतलब एक्सपेंस को मजीद कम करने के बजाय कैपिटल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर पिछले साल ये एक्सपेंस रिकॉर्ड ना होता तो कैपिटल कम नहीं होता, पिछले साल कैपिटल कम हो गया तो इस साल वापस कैपिटल को आप बढ़ा लो। सही, अभी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल रहा था, मैंने अब तस्हीह कर दी उसकी। सही, कैपिटल को कम नहीं करेंगे, कैपिटल को बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड करने से कैपिटल बढ़ता है। सही, अभी मैं प्रीवियसली ये बोल दिया था गलती से कि एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, ये गलत बोल दिया था मैंने। सही, एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड करेंगे तो फिर कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। इसी वजह से ईयर 7 में जो हमारी एंट्री बनेगी ना, वो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट नहीं बनेगी, वो बनेगी कि हम कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करेंगे। नहीं, एक्सपेंस को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे ना, एक्सपेंस को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। कैपिटल को बढ़ाते हैं तो कैपिटल बढ़ के क्रेडिट होता है, तो कैपिटल को बढ़ा के मैं क्रेडिट कर दूंगा। कितने से क्रेडिट करूंगा, 2,000 से। बाकी एक और काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे बताएं मेरा अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में कितना बैलेंस होना चाहिए। अब ये सब कुछ कर लूं तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में कितना बैलेंस आना चाहिए, 5,000। कल मैंने आपको बताया था परसेंटेज लगाने के बाद वाला आएगा। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में अभी कितना बैलेंस है, 7,000। इसका मतलब है इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, अब इसको 2,000 से कम करेंगे। और कम करने के लिए अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। कॉन्ट्रा एसिड है ये, कॉन्ट्रा एसिड बढ़ने पे क्रेडिट होता है, कम होने पे डेबिट होता है। तो इसको आप 2,000 से डेबिट करेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को आप डेबिट करेंगे 2,000 से। अभी सुने, मैं आपको दोबारा इस चीज के बारे में बताता हूं। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट 2,000, यानी पहली बात तो ये है कि ये एंट्री जो है इसमें हमने कैपिटल को बढ़ाया और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को कम करके डेबिट कर दिया। तो इसकी नरेशन, ये बैड डेट्स की एस्टिमेशन की एंट्री के अगेंस्ट बनी है ना, इसकी नरेशन होती है टू डिक्रीज अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब देखें इसकी, आप जब पोस्टिंग करेंगे ना अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के अकाउंट में, तो ये क्रेडिट नहीं होगा, अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट होगा। कितने से, 2,000 से। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, एडजस्टमेंट। अब इसका बैलेंस निकालोगे तो बैलेंस कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट नहीं आएगा। 8,000 में से 3,000 लेस करेंगे, आप कितना बैलेंस आ जाएगा,
5000, तो 5000 ही आना चाहिए था, कंप्यूटेशन ये बता रहे हैं। मैंने इसका टाइटल जब ही नहीं लिखा था, क्योंकि हम 6 के 6 केसेस में यहाँ क्या लिखते हुए आ रहे हैं, डेटर्स एक्सपेंस। यहां पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और ऊपर भी कंप्यूटेशन में भी यही आएगा, कंप्यूटेशन फॉर डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स में डिक्रीज का मतलब क्या है, पहले से जो हमारा अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में एस्टिमेटेड अमाउंट है उसको मजीद कम कर रहे हैं आप। तो इसको देखो, इसको करने का आसान तरीका, आपने बैड डेट एस्टिमेट किया, कंप्यूटेशन में नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे ये नॉर्मल एंट्री नहीं बनेगी, अब अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट कैपिटल क्रेडिट बनेगी। बाकी आपके पास जब आप पोस्टिंग करेंगे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में तो क्रेडिट नहीं होगा, ज्यादा डेबिट होगा। बैड डेट्स वाली नॉर्मल एंट्री नहीं बनेगी, ये एंट्री बनेगी, और इस एंट्री में दोनों बातें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैपिटल डेबिट क्यों किया, आप बोलेंगे भाई देखो 5000 से एक्सपेंस रिकॉर्ड होना था और हमें 7000 से पिछली प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस की वजह से एक्सपेंस को कम करना था। हमने 5000 से एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया तो एक्सपेंस कम हो गया। दूसरा, मजीद तो 2000 से हमें एक्सपेंस को कम करना था, उसके लिए हम एक्सपेंस तो कम नहीं कर सकते थे क्योंकि एक्सपेंस था ही नहीं, टोटल 5000 का एक्सपेंस था। तो 2000 से एक्सपेंस को कम करने के बजाय हमने एक्सपेंस को, हाँ, कैपिटल को बढ़ा दिया। एक्सपेंस कम करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, तो हमने कैपिटल को बढ़ा दिया। तो ये एंट्री इस तरीके से बनती है। तो बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने में दो एंट्रीज हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, और एक ये, और ये 6-7 केसेस हमने कंप्लीट कर लिए। हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। मुझे तुम कल सवाल पूछ रहे थे ना, वो ये सवाल था। अब दोबारा वो क्वेश्चन अगर आपको फिर भी बात क्लियर ना हुई है तो वो सवाल अभी पूछेगा मेरी बैलेंस शीट बनाने के बाद। करंट एसेट में देखिए अकाउंट रिसीवेबल कितना आएगा, जो एंडिंग बैलेंस था, कितना एंडिंग बैलेंस था 50,000, और उसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स लेस कर देंगे। 50,000 था ना बेटा अकाउंट रिसीवेबल का, सही। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का 5,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। फिर मैं आपसे भी एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम चले जाएंगे आगे। 5,000 इसको लेस कर लेते हैं, ये आ गई आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जी, 45,000 आ गई। 90% एनी क्वेश्चन। अब आप सवाल पूछिए जो आप पूछ रहे थे सवाल। अब अगर ये रिसीवेबल फॉर एग्जाम्पल 0 हो जाता, अकाउंट रिसीवेबल 0 होता और आगे प्रीवियस पड़ा हुआ होता 7,000 ही, तो पूरा 7,000 आपको कैपिटल में ही एडजस्ट करना पड़ता। तो ये एंट्री बनती है अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट कैपिटल क्रेडिट। नहीं ना, ये है ना, ये इसी केस जैसा तो है। तुम्हें 3 करोड़ चाहिए क्या? ये जो केस है ना, जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है, बैड डेट्स एक्सपेंस का जो कंप्यूटेशन बनेगा वो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा उसका। ये मतलब क्रेडिट बैलेंस मतलब कि नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा उसका। ये वो सेम बात है, समझ में आ रही? अगर फॉर एग्जाम्पल अकाउंट रिसीवेबल नहीं होता, ये पूछ रहा है, तो फिर ये वाली चीज नहीं आती ना, ये होते नहीं ये वाली लाइन। फिर आप डायरेक्ट ये जो क्रेडिट बैलेंस मौजूद है ना 7,000, इस पूरे 7,000 को डिक्रीज करते आप। ये डिक्रीज जो हमने किया है ना 2,000 से, ये 2,000 से डिक्रीज के बजाय 7,000 से डिक्रीज होता। अभी तो हमने 2,000 से क्यों किया है, क्योंकि हमें 7,000 से डिक्रीज करना था, लेकिन इस साल का एक्सपेंस 5,000 था, तो 5,000 उसमें से जो है वो एलिमिनेट हो गया। बाकी 2,000 का जो बचा ना उससे हमने कैपिटल को कम कर दिया। फिर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 7,000 हम एलिमिनेट कर देंगे। अभी हमने 7,000 एलिमिनेट नहीं किया, असल में 2,000 एलिमिनेट किया, 5 बचा दिया। 5 बचाना था, इस वजह से किया इसको। ऑफ कोर्स एक्सपेंस कैपिटल से नेगेटिवली रिलेटेड है और रेवेन्यूज पॉजिटिवली रिलेटेड है। अब बाकी अकाउंट्स के साथ भी आप रिलेशन बना लें। और इसी चीज के बारे में अबू बकर ने एक सवाल अराइज किया था, लेकिन फिर उस पर उसने काम नहीं किया। उस पर काम करो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, आपने छोड़ दिया उसको। बहरहाल आपकी मर्जी है। अब हम आगे जा रहे हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूं। कुछ ट्रांजेक्शंस जिसकी एंट्रीज यहां पर हमारे हैंडआउट में मौजूद थी, लेकिन हमने उन्हें डिस्कस नहीं किया। जो लेफ्ट हैंड साइड पर एंट्रीज है ना, सारी मैंने डिस्कस की हुई, आपको पहले ही आती थी इन्वेंटरी वैल्यूएशन की। ये राइट हैंड साइड पे वर्थलेस अकाउंट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री मैंने
आपके साथ डिस्कस की हुई है। इसके अलावा ये आखिरी की दोनों आपको आ गई है। ये एक बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने वाली एंट्री है, ये आपको पहले ही आ गई थी, और ये भी अभी हमने पढ़ ली, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ये गलत लिखी हुई है, टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स इसकी नरेशन नहीं होगी, इसकी नरेशन होगी टू डिक्रीज अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सही है, एरर है। वर्थलेस का मतलब ये है कि 100% हमें ये उम्मीद हो गई है कि अब पैसा नहीं मिलेगा। तो वर्थलेस का मतलब क्या होता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब कोई रिसीवेबल ऐसा और इसकी कोई वैल्यू ना हो तो उसी को तो हम राइट ऑफ करते हैं, और उस रिसीवेबल की वैल्यू नहीं होती, दैट इज 100% लाइकली टू बी अनकलेक्टेबल। 100% लाइकली टू बी अनकलेक्टेबल मींस वर्थलेस। वर्थलेस मींस नो वैल्यू, फ्यूचर में ये रियलाइज नहीं होगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जब ये हम बोलते हैं कि वर्थलेस कस्टमर का अकाउंट था, जब ही राइट ऑफ कर दिया। अगर वर्थलेस नहीं होता, कुछ परसेंटेज हमें उम्मीद होती कि मिल जाएगा, तो फिर वर्थलेस तो नहीं होता ना, वो उसमें कुछ परसेंटेज उम्मीद होती। बैड डेट्स उस वक्त आप बोलेंगे एस्टिमेटेड जब कुछ परसेंटेज उम्मीद हो। 100% कंफर्म हो गया कि भाई अब पैसे मिलेंगे ही नहीं, तो वर्थलेस बोल देंगे। चलें अब चलें आगे। अब देखें कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में इन्वॉल्व होंगी। अब आपको गौर से सुननी है वो, क्योंकि अब हम जब क्वेश्चन, यही 7 केसेस, अच्छा इन 7 केसेस को एंड करने के बाद बैलेंस शीट अप्रोच थी है। आपने देखा कि जिस साल जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए ना, असल में वो रिकॉर्ड ही नहीं होता एक्सपेंस उस साल। क्योंकि अगर एक्सपेंस 10,000 रिकॉर्ड होना है, पुराना अलाउंस पड़े 2,000 पड़ा हुआ है, तो आप बोलते हैं 2,000 तो एक्सपेंस पहले से रिकॉर्ड हुआ है जो एक्चुअल नहीं बना, तो 8,000 से रिकॉर्ड करो। तो इस साल तो 10,000 रिकॉर्ड होना था, आप 8,000 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, इस साल का एक्सपेंस इसी साल रिकॉर्ड करो, तो आपका तो इस साल का एक्सपेंस पिछले साल रिकॉर्ड हो गया। इसका मतलब है मैचिंग प्रिंसिपल तो वायलेट कर रहे हैं हम, उसको फॉलो थोड़ी कर रहे हैं। तो ये जो बैड डेट्स है ना, असल में ये मैचिंग प्रिंसिपल की एप्लीकेशन ही नहीं है। बैड डेट्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये भी एडजस्टमेंट बनाने का रीजन होता है। जब मैंने आपको एडजस्टमेंट पढ़ाई थी तो मैंने आपको, आप खोलिएगा उस जो आपके पास स्लाइड्स हैं उनको ओपन करना, उसमें लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट हम बनाते हैं रिलायेशन प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल और अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। पढ़िएगा उसको आज जाके। तो मैंने कहा था छोड़ो अदर को, अभी सिर्फ रिलायेशन मैचिंग प्रिंसिपल को दिमाग में रखो। तो अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक और प्रिंसिपल आपके सामने आ गया जो एडजस्टमेंट बनाने का कहता है, दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इन्वेंट्री में भी आपने पढ़ा कि जब साल का एंड होगा तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी को यूज करते हुए आप जो एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करते हैं ना, वो भी एडजस्टमेंट ही है। लेकिन उसमें हम मैचिंग और रिलायेशन प्रिंसिपल के तहत थोड़ी काम कर रहे हैं, वो तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत काम कर रहे हैं कि अगर किसी एसिड की वैल्यू ज्यादा है, 2 ऑप्शन है आपके पास, उसकी वैल्यू ज्यादा भी शो कर सकते हैं, कम भी शो कर सकते हैं, तो आप कम शो करेंगे उसकी वैल्यू। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, इसमें इनकम ज्यादा भी शो कर सकते हैं, कम भी शो कर सकते हैं, तो इनकम कम शो करेंगे। दिस इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं एक्सपेक्टेड गेन को रिकॉर्ड नहीं करो, एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करो। तो जो बैड डेट्स है ये क्या है, ये एक्चुअल लॉस नहीं है, दिस इज एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि आपके एसेट्स की वैल्यू ओवर स्टेटेड ना हो। अगर हम बैड डेट्स रिकॉर्ड ना करें तो बैलेंस शीट में हमारे एसेट की वैल्यू मतलब रिसीवेबल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा आएगी और ऐसा लगेगा सामने वालों को कि हमारे बिजनेस की वर्थ ज्यादा है, हालांकि वो अमाउंट हमें कलेक्ट नहीं होना फ्यूचर में। हमारा अंदाजा है कि ये पैसा नहीं मिलेगा, तो हमें हालांकि ये मालूम है कि पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी हम वो दिखा रहे हैं कि ये हमारा एसेट है, तो आप गलत बोल रहे हैं ना। इसी वजह से आपको बैड डेट्स को रिकॉर्ड करके अपने रिसीवेबल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कम कर लेना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड गिव 2 एग्जांपल इन विच प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, तो आप क्या जवाब देंगे? आप एक लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी की एग्जांपल दे देंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद, और एक रिसीवेबल की एग्जांपल दे दें आप। और भी फ्यूचर में आपके सामने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की। तो वो अगर मैं ऐसे अभी देना शुरू कर दूं एग्जांपल्स, तो वो आपके सर पे से निकल जाएंगे। जैसे जैसे कोर्सेज आगे बढ़ते रहेंगे ना, टीचर आपको बताते रहेंगे दी ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है, ये मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है, उसे याद रखिएगा। ये तो हो गया अल्लाह के करम से, सही है। हम कल कुछ सवाल और भी हमने क्रिएट किए थे कि बैलेंस शीट अप्रोच में हम एस्टिमेटेड बैड डेट्स की परसेंटेज रिसीवेबल पे क्यों लगाते हैं? तो जवाब दो ना, जवाब दे चुका हूं मैं, टाइम जाया किए बगैर मैं जवाब ही दे देता हूं। बैलेंस शीट अप्रोच में हम एस्टिमेटेड बैड डेट्स की परसेंटेज रिसीवेबल पे क्यों लगाते हैं?
चले आप मुझे बाद में जवाब दीजिएगा, अभी दूसरी चीज हम पढ़ते हैं। आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको एक दिन और दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक तक आप जवाब दें। जो मैंने क्वेश्चन अराइज किए थे वो स्लाइड में भी मौजूद है, क्वेश्चन मैंने लिख के दे दिए, इसी वजह से स्टूडेंट बोले हम भूल गए थे ये वो। ओके, आपको जब हमने लेजर पढ़ाए थे तो उसमें आपने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजर, जनरल लेजर है, सब्सिडियरी लेजर। याद है आपको? जनरल लेजर में एसेट, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस में हर पर्टिकुलर आइटम का एक ही अकाउंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग अकाउंट या कंट्रोल अकाउंट। ये लिख के नहीं दे रहा हूं मैं आपको, ये आपको मिल जाएगा, लेकिन ये डेफिनेशन में लिख के नहीं दूंगा आपको, ये आप खुद लिख लीजिएगा। कंट्रोल और कंट्रोलिंग अकाउंट मींस द अकाउंट ऑफ जनरल लेजर, जिसमें हर चीज का एक अकाउंट होता है। और सब्सिडियरी लेजर में क्या बताया था आपको कि एक ही अकाउंट के डिटेल्ड अकाउंट होते हैं हमारे पास। अब यहां पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल अकाउंट में मैं इन्वेंट्री का एक अकाउंट बनाऊंगा, जबकि सब्सिडी लेजर में सारी इन्वेंट्री के अलग अलग अकाउंट होंगे। क्या बेचते हैं आप? चेयर्स। क्या बेचते हैं आप? टेबल्स। क्या बेचते हैं आप? कबर्ड्स वगैरह। तो आप क्या करेंगे, जब सब्सिडी लेजर बनाएंगे तो कबर्ड का अलग लेजर होगा, और वो आप ये भी देख चुके हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, हर इन्वेंट्री की डिफरेंट टाइप का इन्वेंट्री कार्ड अलग अलग बनता है परपेचुअल मनी सिस्टम में। तो अभी यहां पर ना हम कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडी लेजर की जो एग्जांपल दे रहे हैं वो अकाउंट रिसीवेबल के लिए दे रहे हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास मौजूद है कब? 2018, बल्कि ईयर को छोड़ें, बैलेंस बीडी इसका मौजूद है फॉर एग्जांपल 3 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? तमाम कस्टमर से आपको 3 लाख रुपए लेने हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि तमाम कस्टमर से आपको 3 लाख रुपए लेने हैं, तो आप बोलेंगे भाई किससे कितने लेने हैं? तो उसके लिए सब्सिडियरी लेजर। अब आप देखें, सब्सिडियरी लेजर में मैं क्या लिखूंगा? अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर इजान। अब आप देखें, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में क्या लिखा हुआ है? अकाउंट्स रिसीवेबल लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है। जब आप सब्सिडियरी लेजर में काम करते हैं ना, तो वहां पे एस उड़ा देंगे आप और नाम लगा देंगे। तो आप बुक्स में अगर बुक्स पढ़ें तो आप गौर से देखें तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। तो आप बोलेंगे ना नाम लिखे हम सप्लायर और कस्टमर के, तो आज आपको ये पता चल गया कि कब नाम लगाना है। सब्सिडियरी लेजर में नाम लगाएंगे हम। जनरल लेजर में क्योंकि कंट्रोल होता है ना, सबका मिलाकर होता है, तो हम उधर नाम नहीं लिख सकते कस्टमर का। और जो पहले हम जनरल लेजर बना रहे थे वो कंट्रोल अकाउंट थे या सब्सिडियरी लेजर थे, इसी वजह से वहां पर हम नाम नहीं लिख रहे थे। अब एक और अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल अबू बकर। इसके बाद एक और अकाउंट रिसीवेबल, ये सारे मेरे कस्टमर्स हैं। हाँ, अकाउंट रिसीवेबल बासित चांडियो। उसके बाद एक और अकाउंट रिसीवेबल एक और, असल में वो लिखने की आदत है, एक और अकाउंट रिसीवेबल नहीं। इस तरीके से आपने ये अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट बना लिए। अब आपको ना इधर डिटेल मिलेगी कि ये जो हमारा इजान है इससे हमें 1 लाख रुपए लेने, और दूसरा जो अबू बकर है उससे हमें 40,000 रुपए लेने। उसके बाद चांडियों से हमें 70,000 रुपए लेने। अब क्या बच गया? कितना अमाउंट बच गया बेटा? ये 90,000 हमें किससे लेने? नईम से। अब इन तमाम अमाउंट्स को अगर आप सम करें 70, 40, 90 और 1 लाख, तो ये बन जाएगा 3 लाख रुपए। तो हाउ विल यू डिफाइन कंट्रोल अकाउंट? आप कहेंगे कंट्रोल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट इज द सम ऑफ द बैलेंसेज ऑफ द अकाउंट्स इन सब्सिडियरी लेजर। और इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे सब्सिडी लेजर के अकाउंट्स को? सब्सिडी लेजर कंटेन द अकाउंट्स दैट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ कंट्रोल अकाउंट इन जनरल लेजर। इन अदर वर्ड्स,
these account comprise on the balance of जनरल लेजर अकाउंट। मुझे आपको ये डेफिनेशन बताएं, असल में हमारा काम इधर मेन दूसरा है। आपने, मेरा तो कस्टमर है ईजान, उसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, एंट्री क्या बनेगी इसकी? मैं क्या बनाऊंगा? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो मैं जब पोस्टिंग करूंगा ना, तो मैं पोस्टिंग ऐसे करूंगा कि यहां भी अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा कैश, और सब्सिडी लेजर में भी मैं यहां पर 1 लाख रुपए से अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा और सामने लिख दूंगा कैश। आप देखें ये अकाउंट खत्म हो गया, इसका बैलेंस कितना आ गया कंट्रोल अकाउंट का? 2 लाख रुपए। और ये जो हमारे कस्टमर्स के बैलेंसेस बचे हैं, इसको मिलाकर भी कितना बन रहा है? 2 लाख रुपए। यानी जो पोस्टिंग सब्सिडी लेजर में होगी वही करस्पॉन्डिंग जो है पोस्टिंग आप जनरल लेजर में भी करेंगे। सब्सिडी लेजर में और जनरल लेजर में दोनों में पोस्टिंग होगी। आप एज्यूम करें कि ईजान भाई जो हैं वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, उनसे हमें लेने तो 1 लाख रुपए थे, लेकिन वो जो है वो आए, उन्होंने कहा कि भाई देखें मेरे पास अभी पैसा आया हुआ है, मैं आपको दे रहा हूँ, फ्यूचर में मैं आपसे मजीद गुड्स ले लूंगा, मुझे कितने देने? 1 लाख देने ना, मैं आपको 1,20,000 रुपये पे कर रहा हूँ। और मुझे 1,20,000 रुपये दे के चले गए। जब वो मुझे 1,20,000 रुपये देंगे तो मुझे एंट्री क्या बनानी चाहिए? देखिए 1 लाख रुपये मुझे लेने थे, 20,000 रुपये जो आए हैं ना इनके पास से, वो मेरा अमाउंट थोड़ी। हाथों से आप मतलब ये लिखेंगे कि यहाँ पर लाइबिलिटी है। अब अगर सर्विस अंजाम दे रहे हैं तो फिर अनअर्न्ड इनकम का टाइटल हो जाएगा, लेकिन अगर सर्विस अंजाम नहीं दे रहे, गुड्स दे रहे हैं, तो इसके लिए टाइटल होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्या टाइटल होता है? दिस इज अ न्यू टाइटल फॉर यू, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। देखिए लिखा हुआ भी होगा नीचे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज द टाइटल फॉर लाइबिलिटी व्हेनसोएवर यू रिसीव एडवांस फ्रॉम द कस्टमर टू whom you are to deliver goods। तो उधर फिर लाइबिलिटी के लिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर यूज करते हैं। तो एंट्री बनती है, अब 2 एंट्रीज बना लेंगे आप यहाँ पे, 1,20,000 अगर उससे मिलेंगे तो। एक तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1 लाख रुपए, फिर इसके अलावा कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ के क्रेडिट हो जाएगी। अब देखिए एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए? एक्चुअल एंट्री ये मैंने इधर बनाई हुई कि आप अगर कमीशन कलेक्ट करें एडवांस तो ये होगा ना, कैश डेबिट अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। हमें इससे लेना देना नहीं, हमें इससे लेना देना है कि हमने कस्टमर से जब भी एडवांस लेना है हमें ये एंट्री बनानी है, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। ऐसे केस में हमारे पास अभी जो एंट्री बननी चाहिए ना, वो क्या बननी चाहिए? ईदान वाली। हमें बोलना चाहिए भाई हमें ईदान से कितने पैसे लेने थे? 1 लाख, मिले 1,20,000, तो 1,20,000 से मैं कैश डेबिट करूंगा और 1 लाख से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करूंगा, बाकी 20,000 से लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। जो मेरे पास 1,20,000 रुपए आए हैं उसमें से 20,000 की मुझ पर लाइबिलिटी है, 1 लाख रुपए रिसीवेबल कम कर दिया मैंने। ये मैंने बिल्कुल उसूल के मुताबिक सही काम किया है। और अगर जब ये काम होगा ना तो आपके पास लेजर में जाएंगे, आप 1 लाख से यहाँ क्रेडिट करेंगे और 1 लाख से यहाँ क्रेडिट करेंगे, तो सबसे लेजर में ईजान का अकाउंट खत्म, 0 हो गया। और यहाँ पे कितना आ गया? 2 लाख बैलेंस। ये 2 लाख बैलेंस दूसरे कस्टमर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को शो कर रहा होगा और इन सबको सम करके 2 लाख बनना चाहिए और बन भी रहा है। लेकिन आपका अकाउंटेंट जो है ना वो बहुत जल्दी में था। उसने क्या किया, जब एडवांस आया और अमाउंट भी आया 1,20,000 टोटल अमाउंट आया, उसने ये एंट्री बनाने के बजाय कि कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, ये करने के बजाय उसने एंट्री क्या बना दी? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट पूरे 1,20,000 से। यानी आपके कस्टमर, आपका जो अकाउंटेंट है उसने ये एंट्री बना दी, कैश डेबिट 1,20,000 अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1,20,000। क्या ये एंट्री उसने सही बनाई? यानी उसने तो ये एंट्री बनानी चाहिए थी। उसने पूरा का पूरा जो कैश कलेक्ट हुआ है उसको अकाउंट रिसीवेबल में हिट कर दिया। अब इसका इंपैक्ट आएगा, इसका इंपैक्ट ये आएगा कि जब ये पोस्ट होगा ना लेजर में, तो यहां भी 1,20,000 से पोस्टिंग हो जाएगी। गौर से सुनिएगा आप सारी बातें, यहां भी 1,20,000 से पोस्टिंग हो जाएगी। अब मसला हो गया, मसला ये हो गया है कि ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट एसिड अकाउंट है और इसका बैलेंस डेबिट में आना चाहिए। एसिड एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट में आना चाहिए नॉर्मल। लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। ये एसिड अकाउंट है, इसका बैलेंस डेबिट में आना चाहिए था या फिर 0 बैलेंस हो जाता, लेकिन इसका बैलेंस अब क्रेडिट में आ रहा है 20,000। और जब भी एसिड का बैलेंस क्रेडिट में आ जाए ना वो लायबिलिटी होती है, एसिड नहीं होता वो। ये तो गलत हो गया ना, आपने 20,000 की लायबिलिटी को कहां पे डाल दिया? रिसीवेबल में। एक तो पहली चीज है कि रिसीवेबल का बैलेंस क्रेडिट में आ गया। ये पेपर में आपको लिख के देगा कि अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडियरी लेजर में कस्टमर के अकाउंट में 20,000 से क्रेडिट बैलेंस आ गया है। तो आप समझ जाएंगे कि 20,000 रुपए क्रेडिट में जो आ रहा है ना,
ये एडवांस है जो हमने रिसेबल में डाल दिया। इसके अलावा एक और चीज देखें आप, इसका बैलेंस कितना आ रहा है अब रिसेबल का? 1,80,000, यानी ये रिसेबल ये शो कर रहा है कि आपको तमाम कस्टमर से 1,80,000 रुपए लेने। हालांकि आप इन कस्टमर के अमाउंट को ऐड करें 1,80,000 नहीं बनेगा, 2 लाख बनेगा। तो डिफरेंस आ गया ना। अब सबसे लेजर में हम कर रहे हैं टोटल तो 2 लाख आ रहा है, यहां हम बैलेंस निकाल रहे हैं तो 1,80,000 आ रहा है। और वो क्यों हो रहा है? इस फसाद की जड़ की वजह से ईजान का अकाउंट कि इसमें जो है वो 20,000 से क्रेडिट बैलेंस आ गया और ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है और रिकॉर्डिंग आपने गलत की थी। अब इसको सही कैसे किया जाए? नया अकाउंट तो बनेगा, लेकिन उसके लिए हम एंट्री क्या बनाएंगे? जो हमने अकाउंट रिसीवेबल गलती से क्रेडिट कर दिया है ना, उसको हम वापस 20,000 से डेबिट कर देंगे। और जो इधर क्रेडिट होना चाहिए था एडवांस फ्रॉम कस्टमर, उसको हम 20,000 से क्रेडिट कर देंगे। सही हो गया? यानी जो अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा क्रेडिट हो गया था ना अकाउंट रिसीवेबल, वो नहीं बनाई ना आपने, गलती कर दी आपने। अगर आप एक साथ ही बना लेते फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो नमक मिर्च सब सही है, मतलब आपके खाने में मसला कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मसला तो ये हो गया कि आपके अकाउंटेंट ने ये एंट्री बना दी। असल में रूटीन वर्क जो होता है ना, उसमें अकाउंटेंट इतना ख्याल नहीं करते, उस वक्त एंट्री धड़धड़ मार रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली एडवांस थोड़ी आ रहा होता है। नॉर्मल तो कस्टमर से कलेक्शन हो रही होती है, तो वो एंट्री बनाता है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो जब एडवांस आ जाता है ना तो वो ये एंट्री बना देता है, उसे पता है, वो देखता ही नहीं है, बोलता बस 1,20,000 आए ईजान के पास से कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बाद में उसे मालूम चला कि नहीं यार, ये मैंने अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। जब उसे बाद में मालूम चलेगा तो वो उस अकाउंट रिसीवेबल को वापस डेबिट करेगा। कितने से डेबिट करेगा? जितने से ज्यादा क्रेडिट किया है। और जो इधर क्रेडिट होना चाहिए था ना एडवांस फ्रॉम कस्टमर, वो यहाँ क्रेडिट कर देगा। बात तो वही हो गई ना। देखें, रिसीवेबल 1,20,000 है क्रेडिट और यहाँ रिसीवेबल 20,000 डेबिट, तो असल में रिसीवेबल क्रेडिट 1,00,000 से ही हुआ है। लेकिन ये 2 मरतबा में क्यों हुआ? पहले ये किया उसने और फिर ये किया, क्योंकि उसने बाय एरर ये एंट्री पास कर दी थी। अब देखिए, जब आप पोस्टिंग करेंगे ना इसके बाद, अभी तो इम्बैलेंस हुआ है ना, लेकिन जैसे ही आप 20,000 की एंट्री बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, तो यहां भी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे, यहां भी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे, जिसकी वजह से ये हो गया 0 और ये अकाउंट रिसीवेबल हो गया तुम्हारा कितना? 2 लाख रुपए। और यहां पर एक और नया अकाउंट ओपन कर लेंगे, किसका? एडवांस फ्रॉम कस्टमर का। इस तरीके से आपका तमाम जो रिकॉर्ड है वो सही हो जाएगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिख देंगे, बैलेंस लायबिलिटी है ये कितना? 20,000। इन शॉर्ट दोबारा सुन लें आप, जब कस्टमर से हमें कलेक्शन मिलती है और अगर कलेक्शन ज्यादा आ गई है, तो ऐसे केस में कलेक्शन जब भी होती है, पहली बात तो यह है कि आप पोस्टिंग दोनों जगहों पे करते हैं, सब्सिडी लेजर में भी और कंट्रोल अकाउंट में भी। अब अगर कलेक्शन ज्यादा आई है और आपने उस एक्स्ट्रा कलेक्शन को एडवांस फ्रॉम कस्टमर में डालने के बजाय रिसीवेबल में ही डाल दिया है, तो इससे क्या इंपैक्ट आता है? एक तो कस्टमर के सब्सिडी लेजर में डेबिट बैलेंस के बजाय क्रेडिट बैलेंस आया था, जो शो करता है कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर को रिसीवेबल के अकाउंट में डाल देंगे। दूसरा, जो कंट्रोल अकाउंट होगा उसका बैलेंस और जो दूसरे कस्टमर्स होंगे उनसे जो रिसीव करना होगा उसके टोटल में फर्क आ जाएगा। तो आप इसको सही कैसे करेंगे कि जो ज्यादा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया था उसको वापस डेबिट कर देंगे, तो उसका इफेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। और दूसरा, जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर की लायबिलिटी हमारी बड़ी थी, हमने रिकॉर्ड नहीं की, उसको बढ़ा के क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर लेंगे। ये तो हमें साल के एंड में मालूम चलेगा ना, जब ऑडिट होगा, एडवांस आया था तुमने रिसीवेबल में डाल दिया। रिसीवेबल में इस वजह से रिकॉर्ड हो गया कि हमने ध्यान नहीं दिया। यानी जब आप अकाउंटेंट हैं और आप काम कर रहे हैं ना, आपका ध्यान नहीं गया, आप समझे कि नॉर्मल कलेक्शन है पूरी की पूरी, हालांकि पूरी की पूरी 1,20,000 नॉर्मल कलेक्शन नहीं थी, 1,00,000 की नॉर्मल कलेक्शन थी, 20,000 एडवांस था। जब वो पैसा आया तो आप समझे पूरे 1,20,000 हमें लेने थे। आप लेजर में गए नहीं ना, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको सब नजर आ रहा है। अकाउंटेंट जब काम कर रहा होता है तो उसके पास सैकड़ों लेजर अकाउंट होते हैं उसके सामने, और उसके इतने सारे कस्टमर्स हैं, इतने सारे उसे काम करने, तो वो ध्यान नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसने ये एंट्री बनाने के बजाय दैट इज करेक्ट एंट्री, उसने ये एंट्री बना दी, इसमें एक गलती है। ये उसे कब मालूम चलेगी? ईयर एंड में, जब ऑडिट होगा, ऑडिटर उसे बताएगा, इंटरनल ऑडिटर, भाई आपने गलत एंट्री बनाई हुई है, इसको सही करें, तो फिर वो ये एंट्री बना के सही करेगा। उसे कोई शौक थोड़ी है गलत एंट्री बना के सही करने का, उससे हो गया ये। अगर उसे उसका ध्यान चला जाए
तो फिर वो ये करेगा ही नहीं, ये वाली एंट्री बनाएगा नहीं ऐसे। वो तो डायरेक्ट ये कैश डेबिट करके रिसीवेबल को रिसीवेबल में क्रेडिट करेगा, बाकी एडवांस रिकॉर्ड कर लेगा वो। लेकिन हो जाता है ऐसे अकाउंटेंट से, बहुत सारे एरर हो जाते हैं बेटा, लास्ट में सारे एरर करेक्ट करते बैठे रहते हैं। ऐसे भी एरर हो जाते हैं, 20,000 को 2 लाख लिख देते हैं, 2 लाख को 2,000 लिख दिया, ऐसे लिख हो जाते हैं। ये प्रेस किया या फिर लिखते वक्त ध्यान नहीं गया, परेशान थे। क्योंकि आप जब अकाउंटेंट होंगे, आपका जो ऑनर होगा ना, वो हर वक्त आपसे रिपोर्ट्स मांगता रहेगा कि हमारे 10 बैंक अकाउंट है, आधे घंटे के अंदर 10 के 10 बैंक अकाउंट का कल की मूवमेंट और बैलेंसेस चाहिए मुझे। तो हम निकाल के वो बैलेंसेस बना रहे होंगे, अब इसमें ये एंट्री भी आ गई, ये भी रिकॉर्ड करनी है, तो इसमें एरर इस वजह से हो जाता है। हाँ, कंट्रोल अकाउंट में बनाएंगे, मैंने बनाया नहीं। कंट्रोल अकाउंट में लेजर बनेगा, इसका सब्सिडियरी में बनेगा, हर चीज का कंट्रोल अकाउंट में लेजर लाजमी होता है। मतलब जनरल लेजर में कंट्रोल अकाउंट लाजमी होता है, वो मैंने बनाया नहीं, सही है, लेकिन बनता है। मिटाते नहीं है बेटा, अकाउंटिंग मिटाने वाली कहानी नहीं होती। जो एंट्री बन गई, ये अच्छा हुआ इन्होंने सवाल पूछ दिया, किसी और के दिमाग में भी हो सकता है। जो एंट्री बन गई, पोस्ट हो गई, उसको मिटाया नहीं जाता, उसका इफेक्ट एलिमिनेट करते हैं। कैसे? अगर कोई ज्यादा डेबिट हो गई है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, कोई ज्यादा क्रेडिट हो गई उसको डेबिट कर देते हैं, ऐसे इफेक्ट एलिमिनेट होता है। यानी हाँ, राइट ऑफ करना इलीगल होता है। क्यों इलीगल होगा? मिटाने की बात करनी है। रेजर लिया और मिटा दी एंट्री, वाइटो लाए और एंट्री मिटा दी, ये वाली है। या फिर डिलीट कर दी एंट्री, ये सही नहीं है। आप डिलीट नहीं कर सकते, जो एंट्री बन गई आप उसको फिर किसी और एंट्री को बनाकर उसे सही करेंगे, नहीं है ना। आपको जो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड पहली बात है लॉक कर देता है, चीफ अकाउंटेंट लॉक कर देता है। वो तो बंद किया हुआ होगा ना अंदर से, हर चीज डिलीट होती है, हर चीज डिलीट भी हो सकती है और मॉडिफाई भी हो सकती है। वो जो आपका चीफ अकाउंटेंट होगा ना, वो सारे राइट्स आपके बंद कर देता है, सिर्फ आपको मखसूस राइट्स देगा। जब आप काम करेंगे ना, आप तो एग्जीक्यूटिव होंगे, बड़े अकाउंटेंट थोड़ी होंगे आप, तो वो आपको कुछ राइट्स देगा। जैसे आपको अकाउंट पेबल का काम दिया हुआ उसने, बस अकाउंट पेबल के सारे ऑप्शंस खोल देगा, बाकी सब बंद होंगे, किसी को चेंज नहीं कर सकते आप। तो आप समझेंगे चेंज नहीं हो पाएगा, हालांकि उसके बाद सारे राइट्स खुले हुए होंगे। क्विक बुक सीखें आप, तो आपको ये बात मालूम चल जाएगी कि किस तरीके से यूजर्स जो है उनको आप राइट्स दे सकते हैं। क्विक बुक आजकल बहुत चल रहा है, जीरो, क्विक बुक और सेज सॉफ्टवेयर है, ये चल रहे हैं ज़्यादा। क्विक बुक आप सीख लें, बाकी सारे सॉफ्टवेयर वैसे ही होते हैं। जब आप अकाउंटिंग पढ़ लें ना, FSCR पढ़ लें, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक और कोर्स आएगा FSCR, उसके बाद आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कोई ना कोई कोर्स और एक्सेल वगैरह पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। आप जॉब करने जाएंगे तो रिक्वायरमेंट आएगी, एक्सेल आना चाहिए और क्विक बुक आनी चाहिए, तो आपको जरूरत होगी अगर आप अकाउंटिंग की जॉब करते हैं। पता नहीं बेटा, अभी मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ मैं FSCR लूँ FFA की जगह पे। सुनो मेरी बात, ये मुझे बताएं, नई एप्लीकेशन नहीं दें, वो कभी भी नहीं मिले, कभी भी आपको जो है ना वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। भाई वो तो देखेंगे ना कि टीचर कहाँ बिजी है कहाँ बिजी नहीं है, उसके लिहाज से शेड्यूल ना। अब सुनो, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई मेरी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर की सही, अगर एडवांस फ्रॉम सिर्फ एडवांस आए, सिर्फ एडवांस, बस कलेक्शन वलेक्शन नहीं हुई, सिर्फ एडवांस आया, कस्टमर से कुछ पैसा नहीं लेना था, एडवांस आया, तो ऐसे में ये एंट्री बनाओगे, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। एडवांस भी आया और रिसीवेबल की कलेक्शन भी हुई तो सही एंट्री है। लेकिन अगर आप सारा रिसीवेबल में डाल दें तो बाद में आपको फिर ये वाली एंट्री बनानी पड़ेगी। अब आपको जब पेपर में या फिर कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आया ना, तो वो आपको एडवांस फ्रॉम कस्टमर कैसे कैसे बता सकता है, ये सुनिएगा। वो आपको बोल सकता है कि कस्टमर से हमने कलेक्शन की है, अभी कलेक्शन की है, इसमें एडवांस भी शामिल है, इसको रिकॉर्ड करो। आप क्या करेंगे? आप सही वाली एंट्री बनाएंगे या फिर गलत करेंगे, पहले फिर सही करेंगे? आप ये सही वाली जो एंट्री है ना, ये वाली ये बना दीजिएगा। या फिर आपको ऐसे बोले कि कस्टमर से एडवांस आया था, कस्टमर के अकाउंट में सबसे लेजर में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है और ये अमाउंट हम पहले से कलेक्ट करके रिकॉर्ड कर लिया लेकिन रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर दिया, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो फिर आप बोलेंगे इसका मतलब रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन रिसीवेबल में डाल दिया है, तो फिर आप उसे क्या करेंगे? ये एंट्री बना के करेक्ट करेंगे। यानी कभी एडवांस फ्रॉम कस्टमर की ये एंट्री बन रही होगी और कभी ये वाली बन रही होगी, ये वाली नहीं बन रही होगी, ये तो कैश कलेक्शन की एंट्री है। ओके, ये तो वो बना चुका होगा, वो आपसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एंट्री मांगे तो आपको ये देखना है कि जो एडवांस कलेक्ट हुआ है वो ऊपर कैश कलेक्शन में शामिल है। अगर वो कैश कलेक्शन में शामिल है, इसका मतलब है उसको वो रिकॉर्ड करके रिसीवेबल में डाल चुका है, तो फिर आप ये सेकंड वाली एंट्री बनाएंगे।
लेकिन वो बोल रहे हैं कि एडवांस आया है लेकिन कैश कलेक्शन में ऊपर शामिल नहीं है, इसका मतलब अभी उसे रिकॉर्ड, तो फिर आप उसे सही रिकॉर्ड करेंगे पहले ही। दोबारा बता दूं, अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर आया और वो बोल रहा है कि ऊपर जो कैश कलेक्शन जितनी भी हुई है ना उसमें वो शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है आप फर्स्ट टाइम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर आप सही एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। लेकिन वो बोले एडवांस आया था और वो ऊपर कैश कलेक्शन में हमने शामिल करके कैश कलेक्शन वाली एंट्री में डाल दिया है, तो कैश कलेक्शन की एंट्री तो आपने क्या बनाई हुई होगी, कैश डेबिट अकाउंट रिसेबल क्रेडिट, उसमें डाल दिया है। अब आप समझ जाएंगे कि रिसेबल क्रेडिट हो गया है, तो फिर आप फिर रिसेबल को डेबिट करके अकाउंट रिसेबल को क्रेडिट करेंगे। अब आ जाएं फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर। कौन सा डिस्काउंट? अगर हाँ, वो तो डिस्काउंट की तो एंट्री वही है ना, पुरानी वाली है बेटा, कैश डेबिट सेल डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीव क्रेडिट, उसमें मसला नहीं है, तो नई चीज है। अच्छा आइए बेटा, अलहमरा एंटरप्राइजेस, अब ये फुल फ्लैश सवाल है, इसमें और जो हमने 7 केसेस किए उसमें क्या फर्क है? उसमें एंडिंग बैलेंसेस मौजूद थे, किसका? अकाउंट रिसीवेबल के। इसमें अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस नहीं होगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंडिंग बैलेंस, और एंडिंग बैलेंस कंप्यूट करने के लिए रिसीवेबल से रेलेवेंट सारी एंट्रीज आपको बनानी आनी चाहिए। वी विल प्रिपेयर जनरल लेजर, 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं आपको, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस ऑफ एडेट्स। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है? ताकि बिगनिंग बैलेंस की मदद से हम एंडिंग बैलेंस कंप्यूट करें। क्योंकि परसेंटेज किस पे लगती है, बिगनिंग बैलेंस पे या साल के दौरान के बैलेंस पे? एंडिंग बैलेंस पे लगती है भाई, एंडिंग बैलेंस पे लगती है। और अलाउंस ऑफ एडेट्स का अकाउंट क्यों बनाएंगे? ताकि हम अलाउंस ऑफ एडेट्स का अकाउंट क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम ताकि हम अलाउंस ऑफ एडेट्स का, मैं क्यों बता दूं, 7 केसेस में आपको बताया, अलाउंस ऑफ एडेट्स का अकाउंट क्यों बनाएंगे? देखिए, अगर आप जाग रहे हो और नाश्ता सही तरीके से करके आए हो तो फिर आप जवाब दे सकते हैं। भाई आपको ही बताया था, अभी मैं बोलूंगा हाँ, बोलेंगे हाँ। अलाउंस ऑफ एडेट्स का अकाउंट इस वजह से बनाते हैं ताकि उसका एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सके बिफोर एडजस्टमेंट वाला। हाँ देखा, बोल दिया। और यही बैलेंस, अब वो बैलेंस क्यों मालूम करेंगे बिफोर एडजस्टमेंट वाला? बिफोर एडजस्टमेंट वाला क्यों मालूम करेंगे? कंपटीशन में यूज होता है वो। अलाउंस ऑफ एडेट्स के बैलेंस पे परसेंटेज लगाते हैं। बताओ यार, अलाउंस ऑफ एडेट्स के बैलेंस पे परसेंटेज लगाते हैं। परसेंटेज के कौन से बैलेंस पे लगाते हो तुम? अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे लगाते हो ना। सब बता रहे, तुम नहीं बता रहे हो, तुम लेजी हो गए हो। तो मुझे बताएं अकाउंट रिसीवेबल का हम अकाउंट क्यों बनाएंगे? दोबारा से हो रही है, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट क्यों बनाएंगे? एंडिंग बैलेंस निकालने के लिए। वजह क्या है? क्योंकि उसमें परसेंटेज लगेगी। अलाउंस ऑफ एडेट्स का एंडिंग बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट क्यों निकालेंगे? कंप्यूटेशन में जाता है, और जब हम एंट्री बना देंगे तो अलाउंस ऑफ एडेट्स का आफ्टर एडजस्टमेंट का बैलेंस आ जाएगा। हम आफ्टर एडजस्टमेंट का बैलेंस क्यों निकालेंगे? अलाउंस ऑफ एडेट्स का बैलेंस शीट में ले जाने के लिए। भाई अलाउंस ऑफ एडेट्स का एडजस्टमेंट का जो बैलेंस आता है, एडजस्टमेंट के बाद का जो बैलेंस आता है वो बैलेंस शीट में जाता है। अलाउंस ऑफ एडेट्स का बेटा जो एंडिंग बैलेंस बच जाता है, कैसी बातें कर रहे हो? ये जो हमारे पास अलाउंस ऑफ एडेट्स का अकाउंट में एंडिंग बैलेंस बचता है, ये बैलेंस शीट में जाता है। इससे पहले जो 7,000 का बैलेंस बच रहा था वो बिफोर एडजस्टमेंट का एंडिंग बैलेंस था। वो हमने कंप्यूटेशन के लिए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं होगी ना एक जगह पर, तो आप इस तरीके से बोंगे बोंगे जवाब देंगे। और अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे होगी, जो आप स्टडी कर रहे हैं, आप मुझसे पहले समझ जाएंगे मैं क्या सवाल करने वाला हूं आपसे। आप लोग अपनी कॉन्सेंट्रेशन को डाइवर्ट करके बैठे हुए, और किस चीज में डाइवर्ट किया हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद मालूम है। मुझे आपके अजहान के बारे में नहीं मालूम कि आप जहन में क्या सोचते बैठे हैं। आपको चाहिए फुल कॉन्सेंट्रेशन सब्जेक्ट की तरफ दें, फिर आप बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना भाई, इसके अंदर हमें तमाम एंट्रीज बनाकर अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा ताकि उसे परसेंटेज लगाकर हम एस्टिमेटेड अलाउंस ऑफ एडेट्स निकाल सकें। अलाउंस ऑफ एडेट्स का भी अकाउंट बनाएंगे ताकि हम एंडिंग बैलेंस निकाल सकें बिफोर एडजस्टमेंट, ताकि कंप्यूटेशन में ले जाकर उसे ऐड या लेस कर सकें। और आफ्टर एडजस्टमेंट का अलाउंस ऑफ एडेट्स का बैलेंस निकालेंगे पोस्टिंग करके, ताकि हम बैलेंस शीट के लिए ले जा सकें। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो। अलहमरा एंटरप्राइजेस प्रेजेंट द फॉलोइंग समरी ऑफ डाटा। बैड डेट्स में हर नया सवाल दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। अगर आपने मेन पॉइंट्स को नहीं पकड़ा हुआ
हर नए सवाल में कंफ्यूज हो जाऊंगा, हर नए सवाल में कंफ्यूज हो जाऊंगा। मेन पॉइंट्स क्या है कि बैलेंस शीट अप्रोच में एंडिंग बैलेंस चाहिए रिसिबल का। अगर एंडिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, आपको एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। अलाउंस ऑफ डेटर्स का एडजस्टमेंट से पहले का बैलेंस चाहिए, नहीं दिया हुआ वो फाइंड आउट करना है। बस ये आपको माइंड में रखना है। और आपने माइंड में नहीं रखा, आप घूमते रहोगे सवाल में। कभी क्या करते हैं पता है, बिगनिंग बैलेंस दे देते हैं तो सारे बिगनिंग बैलेंस, कभी कोई एंडिंग बैलेंस दे देता है, कभी बिगनिंग बैलेंस दे देता है। एंडिंग में कभी बिफोर एडजस्टमेंट का दे देगा, कभी आफ्टर एडजस्टमेंट का दे देगा, खेलता है आपके साथ। क्वेश्चन अभी जो पहला वाला सवाल है इसमें तो दोनों बिगनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जो बैलेंसेस गिवन है कब के हैं, साल के शुरू के हैं या साल के एंड के हैं, एडजस्टमेंट से पहले के हैं या एडजस्टमेंट के बाद के हैं। क्योंकि जो हमारा कंपटीशन बनता है ना, उसमें अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस जाता है फाइनल, वो बिफोर एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट नहीं होता, डायरेक्ट फाइनल बैलेंस होता है वो एंडिंग। लेकिन हमारे कंपटीशन में जो अलाउंस ऑफ डेटर्स का बैलेंस जाता है ना, वो एडजस्टमेंट से पहले का होता है। एंडिंग बैलेंस एडजस्टमेंट से पहले का होता है। आपको देखना है, अगर अलाउंस ऑफ डेटर्स का एडजस्टमेंट से पहले का बैलेंस नहीं दिया हुआ, एंडिंग बिगनिंग दिया हुआ है, तो आप उसका बैलेंस एडजस्टमेंट से पहले का निकालेंगे बस कंप्यूटेशन में ले जाने के लिए। और अगर एडजस्टमेंट के बाद का बैलेंस दे दिया तो आपको तो नहीं चाहिए एडजस्टमेंट के बाद का, आपको एडजस्टमेंट से पहले का चाहिए कंप्यूटेशन के लिए। तो आपके घुटनों में मतलब ये ख्याल आना चाहिए कि भाई ये चीज है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। मेन चीज है कंप्यूटेशन के अंदर क्या क्या चीज चाहिए, उसके लिए ही हम सारे कंप्यूटेशन वगैरह बनाते हैं, वो बनाते हैं अकाउंट वगैरह। अलहमरा एंटरप्राइजेज प्रेजेंट द फॉलोइंग समरी ऑफ डाटा रिलेटेड टू रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर 2009। 2009 का डाटा है सारा ही। सबसे पहले देखिए रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस दे रहा है जनवरी 1 का, और अलाउंस ऑफ एडेट्स का भी बिगनिंग बैलेंस दे रहा है 11,800। यहां तक पढ़ने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि पिछले साल मैंने एस्टिमेट किया था कि 11,800 आने वाले साल में कलेक्ट नहीं होगा। अब अगर इतने से ही राइट ऑफ हो गया इस साल तो मेरा एस्टिमेट दुरुस्त साबित हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा राइट ऑफ हुआ तो इसका मतलब होगा पिछले साल मैंने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया था तो इस साल ज्यादा रिकॉर्ड करूंगा, और इससे कम राइट ऑफ हुआ तो इस साल, हाँ मतलब अब देखें क्या हो रहा है। अब आ रही है ट्रांजेक्शन ग्रॉस क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। ये जो आपके पास डाटा आ रहा है ना, ये सारा समरी डाटा है। साल में सेल एक मरतबा की होगी, आपने सैकड़ों मरतबा सेल्स की होगी, उसने सारी सम करके दे दिया आपको। पहली बात तो ये है। और ये सारी कौन सी सेल है? क्रेडिट, कैश वाली सेल नहीं है, मतलब इसमें रिसीवेबल जनरेट होगा। और ग्रॉस लिखा हुआ है, ग्रॉस मींस इसमें सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ हुआ। जो एंट्री हम बनाते हैं सेल्स की वो ग्रॉस से ही बनाते हैं, नेट से थोड़ी बनाते हैं। इसकी एंट्री क्या बनेगी? 6,10,340 की एंट्री उधार पे मर्चेंडाइज सेल की है। हाँ आप बोले, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। थोड़ा अपना दिमाग जो है वो एंट्रीज में लगाओ। टोटल कैश कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर टू अप्लाई ऑन अकाउंट्स। इसका मतलब है जो उधार में बेचा था ना उसका टोटल कैश कलेक्ट हो गया 4,20,000। क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये सारी एंट्रीज मुझे आपके सारे जो है वो हालत का मालूम है। मैंने सारी एंट्री रिसीवर से ऊपर लिख के दी है कि ये एंट्रीज यूज होंगी। हालांकि वो एंट्रीज मैं आपको पहले बता चुका हूं उसमें से बहुत सारी, लेकिन मैंने दोबारा लिखी है। प्रोमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कस्टमर को आपने उधार में माल बेच दिया था और एंट्री बना दी थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और आप आराम से बैठे हुए थे। एक बंदा आया बोल रहा है भाई तुमने, मैंने सुना है कि उधार दे दिया असलम को, वो तो पैसे ही नहीं देता, अब तुम्हारे गए पैसे। आपने बोला अच्छा, आप गए असलम के पास, बोला यार ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं। उसने बोला कौन बोल रहा है, जरा मेरे सामने लाओ। हमने बोला भाई छोड़ो उसको, बस आप बताओ पैसे दोगे नहीं दोगे। उसने बोला आप छोड़े, एक काम करते मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा। और उसने मुझे लिख के दे दिया सिग्नेचर करके कि इस डेट को मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो अब जो ओरल प्रॉमिस था वो रिटर्न हो गया। तो जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको आप क्रेडिट करके खत्म कर देंगे और नोट रिसीवेबल को बढ़ा के डेबिट कर देंगे। नोट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये बोल रहा है वो प्रोमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, उधार वाला जो ओरल प्रॉमिस था उसके अगेंस्ट हमें रिटर्न प्रॉमिस मिल गया। अब ये आगे देखें जो अभी हमने पढ़ा था क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए इसमें दो तरीके से एंट्री बन सकती है। लिखा हुआ तो है प्रोमिसरी नोट रिसीव हुआ है ना कस्टमर से, कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है ऐसे कस्टमर, क्योंकि अगर हमने अभी सेल की होती है ना तो ये लिखा हुआ होता है कि सेल भी किया है। अगर सिर्फ ये लिखा हो कि कस्टमर से प्रोमिसरी नोट रिसीव हो गया, इसका मतलब है रिसीवेबल के अगेंस्ट ही मिला है। और अगर ये सेल करके नोट आया होता तो लिखा होता प्रोमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू हुम वी हैव सोल्ड द गुड्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता। तो फिर आप क्या करते हैं, नोट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री बनाते हैं।
क्रेडिट बैलेंस इन कस्टमर अकाउंट, अब ये देखे बता दिया, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आने का मतलब क्या हुआ? एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अभी पीछे दिखाया था आप, और ये लिख भी रहा है आगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये आपको समझाने के लिए लिखा है पेपर में। अगर सिर्फ यही लिखा हुआ आ गया ना क्रेडिट बैलेंस इन कस्टमर अकाउंट, इसका मतलब यही होता है, या वो ये लिख देगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लेकिन आगे क्या लिख रहा है? कैश रिसीव तो हो गया है, लेकिन ऊपर कलेक्शन जो हुई थी ना हमारी कैश कलेक्शन, ये देखिए हुई थी 4,20,000 की, इसमें ये शामिल नहीं है अभी। इसका मतलब हमने इसको रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? जब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट में कैसे आ गया? उसने ये किया कि उसने इसमें तो पोस्टिंग कर दी है सब्सिडी लेजर में, इधर पोस्टिंग नहीं की उसने ना, एंट्री बनाई। जब तक जनरल लेजर एंट्री नहीं बनती ना, उस वक्त तक जनरल लेजर में पोस्टिंग नहीं होती। सब्सिडियरी में उसने पोस्टिंग कर दी एंट्री बनाए बगैर, यही होता है। पहले सब्सिडियरी में सारी डाल देते हैं, वो दिन के दौरान सारे सब्सिडियरी में पोस्टिंग कर देता है वो, फिर उसका सम करता है और दिन के एंड में एक कंबाइंड एंट्री बना लेता है और फिर उसको कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट कर देता है। वरना अगर वो हर एंट्री को बार बार बनाता रहे तो कंट्रोल अकाउंट में कितनी सारी पोस्टिंग करनी पड़ जाएंगी उसको। तो ये तरीका यूज करते हैं अकाउंटेंट्स। तो ये जो है ये बोल रहा है कि ऊपर कलेक्शन में अभी हमने एंट्री नहीं बनाई इसकी, इसका मतलब है 23,000 का जो एडवांस आया है इसकी एंट्री बनी हुई नहीं है। क्या बनाएंगे आप? क्या हुआ? बैठना थोड़ी है हाथ पे हाथ रख के, क्या बनाएंगे आप? एंट्री कैश रिकॉर्ड ही नहीं किया, कैश डेबिट करेंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे, यानी रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आप रिकॉर्ड कर लो ना। क्या हुआ? क्या कैश आया है ना, तो कैश आया तो कैश बढ़ा के डेबिट कर दो। दूसरी चीज लायबिलिटी हम पे बढ़ गई, एडवांस फ्रॉम कस्टमर बढ़ा के क्रेडिट कर दो। लेकिन अगर ये बोलता है कि ये ऊपर कैश कलेक्शन में हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसका मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया आपने उसकी जगह पे, तो फिर आप क्या करते हैं? वापस अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और एडवांस फ्रॉम कस्टमर को। अब आगे देखिए, कस्टमर्स अकाउंट रिटर्न ऑफ एज अनकलेक्टेबल ड्यूरिंग द ईयर, 6,400 का राइट ऑफ हो गया, एक्चुअल बैड डेट्स हो गया। इसकी एंट्री मुझे बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, राइट ऑफ की एंट्री बनेगी। क्या हुआ? बनाए ना। जी बेटा, राइट ऑफ की एंट्री पता नहीं दिमाग कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आता। अलाउंस ऑफ बैड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अभी पीछे कितने केसेस बढ़ गया है? 7, तो उसमें 6 के अंदर ये एंट्री बनी है, अलाउंस ऑफ बैड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब राइट ऑफ हुआ है तो अकाउंट रिसीवेबल कम करके क्रेडिट करोगे ना, उल्टी एंट्री बताई थी आपने। जब राइट ऑफ हुआ है तो अकाउंट रिसीवेबल कम करके क्रेडिट करोगे, और जो अलाउंस ऑफ बैड क्रेडिट में मौजूद है उसको डेबिट करके खत्म करोगे। 2 करोड़ मरतबा ये एंट्री बन चुकी है। इसके बाद आए सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, क्या एंट्री होती है इसकी? सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब कुछ ना बताया जाए कि रिटर्न कैश पर है या उधार पर है तो उधार वाला रिटर्न होता है। ये एंट्रीज ऊपर मौजूद है, अल्लाह के बंदो ये मौजूद है, देखें सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, देख लेना इन एंट्रीज को। अब वो वक्त आ चुका है कि अगर आप एंट्रीज सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं तो अलार्मिंग हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप रिवाइज करें, रिवीजन कम होने की वजह से आप एंट्री गलत बता सकते हैं। क्रेडिट बैलेंस इन कस्टमर अकाउंट, अब दोबारा आ गया क्रेडिट बैलेंस। ओवर पेमेंट बाय कस्टमर, डिफरेंट स्टाइल में लिखा है मैंने सवाल में, इंक्लूडेड इन द कैश अब बोल रहा है नहीं, ऊपर कलेक्शन में ये रिसीवेबल जो एडवांस आया था हमने डाल दिया था, कलेक्शन में डालने का मतलब है रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया था। अब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट 1200। ये एंट्रीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बना के, आइए सॉल्व करूंगा ना, आप लोग मुझे एंट्रीज बताएंगे। सेल डिस्काउंट अलाउड, कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया हमने, सेल डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अनकलेक्टेबल कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, दोबारा राइट ऑफ हुआ, 2 जगह राइट ऑफ दे दिया। स्टूडेंट ने मुझसे लास्ट टाइम सवाल पूछ लिया, एंट्री तो यही बनेगी अलाउंस ऑफ डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सवाल सुने उसका, बोला सर आप कह रहे थे समरी एंट्रीज है, समरी एंट्रीज में क्या होता है सब मिला के दे देता है। अब ये सेल आपने क्रेडिट सेल लेके एक ही दफा दी है, ये सारा मिलाकर, तो ये राइट ऑफ 2 मरतबा क्यों दे रहे हैं आप? 6,400 फिर 2,200। तो मैंने उससे क्या बोला, मेरा सवाल है, मेरी मर्जी, मैं इसको अलग अलग दूं एक जगह दूं? तो भाई आपके साथ पेपर में समरी एंट्रीज के अंदर भी ऐसा कर सकता है कि भाई एक 2 दफा दे दे, हालांकि उसे करना नहीं चाहिए इस तरीके से, उसे दोनों राइट ऑफ मिला के एक ही दफा राइट ऑफ लिखता हुआ सब समरी एंट्री दे दो, एक ही दफा हम एंट्री बना देंगे अलाउंस ऑफ डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बहरहाल 2 दफा दिया तो हम 2 दफा बना देंगे। अभी मेरी एक टीचर से मुलाकात हुई, आजकल वो पढ़ा रहे हैं FCM में, तो मुझे बता रहे हैं कि
मेरी क्लास में एग्जेम्प्ट अकाउंट एफएफए को एग्जेम्प्ट करवा के स्टूडेंट आए हैं, लेजर तक बनाना नहीं आता उनको, एंट्रीज नहीं आती उनको। अब जनरल एंट्रीज नहीं आती, लेजर बनाना नहीं आता, तो वो एफसीए में क्या पढ़ेंगे भाई? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो मुझे मैं खामोश बैठा हुआ था, वो बोल रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल ही नहीं आता। अब अकाउंटिंग में वो बोल रहे, ये बोल रहे हैं एफएफए में पढ़ना ही पहले अकाउंटिंग साइकिल चाहिए। पूरा अकाउंटिंग साइकिल गायब है, उन्हें पता ही नहीं परपेचुअल पीरियोडिक क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, जनरल एंट्रीज तक नहीं आती है, एडजस्टमेंट तो दूर की बात। तो वो एफसीए में क्या पढ़ेगा? आप जब जाएंगे ना एफसीए में देखा आपकी क्लास में ऐसे जो है वो मॉडल्स बैठे होंगे, मतलब उर्दू में बोले तो नमूना बोलेंगे ना, लेकिन मतलब उर्दू में नमूना ही बोलते हैं ना, नमूना मतलब कोई बुरी चीज नहीं होती, हाँ मतलब, लेकिन वो बुरी ही होगी ना। तो आपको चाहिए कि आप इसको पक्का करके जाएं जब एफसीए में जाएं, आपकी परफॉर्मेंस क्लास में फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। अब टीचर अकाउंट बना रहा है, वो अकाउंट बनाना थोड़ी सिखाएगा वहां पे। अम्मा बैड डेट्स आ गया, अब टीचर आपको सिखाएगा बैड डेट्स कैसे एस्टिमेट करते हैं और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या होता है, वहां थोड़ी पढ़ाएगा वो तो आगे पढ़ा रहा होगा। अब वो आगे पढ़ा रहा है, आपको वही नहीं पता, तो हो गई क्लास की कहानी। तो इसी वजह से बेटा अभी इंट्रीज को थोड़ा पक्का करके लेजर, अकाउंटिंग साइकिल, ये सब चीजों को पक्का करते हुए चलें ताकि आप एफसीएमए में अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब आइए, प्रैक्टिस है ना, ये पहले ये तो कर लो, सही है। फिर पीआरसी की बुक है, उसमें इतनी सारी प्रैक्टिस है, मैंने आपको भेजी थी। इसके अलावा हाका बैटनर के बुक के अंदर रेलेवेंट चैप्टर खोलें, उसके आगे आखिर में एक्सरसाइजेस दी हुई होती हैं, सॉल्व करें, पहले ये करें फिर करें। इन्वेंट्री पढ़ ली ना, मैंने आपको कहा था मैंने इन्वेंट्री का एक हैंडआउट बनाया है, आप लोगों ने मांगा नहीं कल, आपको चाहिए था एसएमएस, कोई तो करता, मैं तो वेट कर रहा था कि भाई कोई मांगेगा इन्वेंट्री का हैंडआउट। IS2 का लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का मैंने एक हैंडआउट एडिशनल बनाया है भाई जी। ऐसे नहीं होगा, आप ग्रुप में एसएमएस करें। अब सुने, मैंने ऑप्शन ऑफ किया है, चले मैं कर देता हूं, पढ़ेंगे। उसके लिए आपको दूसरे आईएएस आने चाहिए पहले। अब मैं कहूं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS2 में नहीं आती, तो आपको फिर मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझानी पड़ेगी ना बेटा, वो आप पढ़ेंगे आगे। एफएफए में नहीं है, FSCR में आएगा। अगर एक ही कोर्स में सारा पढ़ सकते होते तो फिर तो बहुत आसानी हो जाती, फिर तो पूरे साल आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते सिर्फ। It is agreed that the estimated allowance for bad debts should be equal to 4% of the debit balance of account receivable. अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे 4% लगाओगे तो बैड डेट्स आ जाएगा। कौन सा बैड डेट्स? बैड डेट्स एक्सपेंस आएगा या अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आएगा? परसेंटेज जब लगाएंगे अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पर तो बैड डेट्स एक्सपेंस आएगा या अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आएगा? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आएगा, बैड डेट्स एक्सपेंस नहीं आएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैड डेट्स एक्सपेंस और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अंडर बैलेंस शीट अप्रोच। परसेंटेज लगाने के बाद जो अमाउंट आता है वो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स होता है, जो बैलेंस शीट में जा रहा होता है, लेकिन उतने से एक्सपेंस थोड़ी रिकॉर्ड करना होता है हमें। प्रीवियस ईयर के क्रेडिट डेबिट बैलेंस को उसमें से माइनस प्लस करके फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड अलाउंस ऑफ बैड डेट्स। हर कंपटीशन में हमने पीछे बनाया था, उसमें ये था। अच्छा ये क्या कह रहा है? अकाउंट रिसीवेबल के डेबिट बैलेंस को परसेंटेज लगानी है। आज तक तो ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला। ये लिखा हुआ आता था कि अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे परसेंटेज लगा दो, यहां तो लिखा हुआ अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस में डेबिट बैलेंस पे लगाना। ये क्यों बोला उसने? ये आप लोगों के लिए बोला ऐसा। भाई अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस होता ही डेबिट में है, कंट्रोल अकाउंट का। अब अगर वही लिख दे कि डेबिट बैलेंस से परसेंटेज लगाओ, वहां पे आप हैंग हो जाएंगे क्या? आप हैंग हो गए यार, डेबिट बैलेंस से परसेंटेज कैसे लगाऊंगा? अकाउंट रिसीवेबल के जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट नहीं होते हैं, तो उस पर परसेंटेज लगानी। अभी क्या बोल रहा है? गिव द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव नोटेड ट्रांजैक्शन एंड एडजस्टिंग एंट्री। जनरल एंट्री से बनानी है, एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। कितनी एडजस्टिंग एंट्रीज बनेंगी इस सवाल में? एक ही बनेगी बैड डेट्स वाली, बाकी सारी जनरल एंट्रीज होंगी। अब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। चलें भाई आ जाए। अलहमरा एंटरप्राइजेस जी बेटा, बैलेंस जो ये बताएगा सही एंट्री उसको इनाम मिलेगा। बेटा घर पे जाके सुना, 2,95,000 का रिसीवेबल का बिगिनिंग बैलेंस, क्या एंट्री बनेगी? बेटा ये है ना, ये अकाउंट रिसीवेबल जनवरी 1, 2009, बिगिनिंग बैलेंस की एंट्री बनाओ। ये मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, आप मुझे बताएं। आप ये नहीं बोलेंगे कि कब बनती है, आप बोलेंगे बिगिनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं बनती।
काउंटर क्वेश्चन नहीं करना है, आपको जवाब देना है। हाँ, नहीं बनेगी। बिगनिंग बैलेंस की एंट्री कहाँ बनती है भाई? बिगनिंग बैलेंस में दिस इज द रिसीवेबल अमाउंट दैट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस ईयर। अलाउंस ऑफ डेटर्स की बिगनिंग बैलेंस की एंट्री भी नहीं बनती। ये मैंने क्यों आपके साथ ये बात की है? क्योंकि बाद में आप बनाने ना बैठ जाओ, तो बैलेंस शीट की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन ही नहीं होती। रिकॉर्ड जो करते हैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन आ रही है ग्रॉस क्रेडिट सेल फॉर द ईयर। अभी तो सेल हुई है, ये पहले सवाल को भी डिटेल में करवा रहा हूँ, नेक्स्ट में मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ये तो 6,10,340 की सेल हुई है, ये कब हुई है? साल के दौरान। कोई स्पेसिफिक डेट हमें नहीं मालूम, तो हम यहां पर जो डेट लिखेंगे ना वैसे लिखेंगे बेटा, 2009 Jan 1 to December 31। ये इस डेट के दौरान एंट्रीज बन रही है। पहली एंट्री क्या बनेगी? ग्रॉस क्रेडिट सेल 6,10,340, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। ये एंट्रीज हम क्यों बना रहे हैं? पहले तो नहीं बना रहे थे, पहले तो डाटा ही नहीं दिया हुआ था 7 के 7 केसेस में, और रिसीवेबल का एंट्री बैलेंस गिवन था। अब ये एंट्रीज बना के हम अकाउंट बनाएंगे। आप लोगों ने क्या एंट्रीज बना के पहले कभी अकाउंट बनाए? जब आपने जनरल लेजर जनरल पढ़ा था, लेकिन आप सारे अकाउंट बनाते थे, सारे अकाउंट्स प्रोड्यूस होते थे। हम सिर्फ आप कौन से अकाउंट बनाएंगे? 2, रिसीवेबल एंड अलाउंस ऑफ डेटर्स। और क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। नरेशन क्या आएगी? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। जी बेटा कितना है? 610,340। इज दिस द राइट अमाउंट? देख लेते हैं। 610,340। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या है? कैश कलेक्शन 4,20,000। जी आप यहां लिखेंगे दूसरी एंट्री, लाइन छोड़ के, कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। नरेशन कलेक्टेड कैश फ्रॉम कस्टमर्स। जी कितना? 4,20,000। अब जितने भी लोगों ने FFA एग्जाम करवाया है ना, जो इंटर कॉमर्स करके आए, उनसे आप रिसीवेबल्स के कॉन्सेप्ट पूछिएगा, उन्हें एहसास दिलाएं कि उन्हें पढ़ना चाहिए, ताकि वो पहले पढ़ लें। और चले FCMA की जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना, उस टाइम उनके पास फिर टाइम नहीं होगा, फिर उन्हें FCMA में खराबियां हो जाएंगी। आपका जो दोस्त हो उसको बोले बस, बाकी किसी को बोले, उससे बोलो किसी FFA की क्लास में बैठे FFA पढ़े। लेकिन अगर आपकी बात नहीं सुना, बहस कर रहा है, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे अबू बकर कभी बहस करता है, मैं खामोश बैठ जाता। इसके बाद तीसरा, प्रोमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। हाँ बेटा, क्या एंट्री बनेगी? ये तो मजाक की बात थी। नोट्स रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अबू बकर अपनी गली में बहुत मशहूर होगा। अब वो किस चीज की वजह से मशहूर होगा? अच्छा, 25,000। नरेशन जी बेटा, कलेक्टेड नोट फ्रॉम कस्टमर। अब आए आगे, फोर्थ में क्या है हमारे पास? एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ 23,000 से, तो रिकॉर्ड कर ले। सिंपल एंट्री बनेगी, कैश डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। कितना है बेटा? 23,000। देखें बेटा, 23,000। इसके बाद आगे जाएंगे, नरेशन पहले लिख देंगे, टू रिकॉर्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इसके बाद फिर अगली एंट्री हमारी फिफ्थ, क्या है उसमें लिखा हुआ है राइट ऑफ हो गया भाई। राइट ऑफ की एंट्री तो बचपन से बनाते आ रहे हैं आप, 55 में आ गए। क्या एंट्री बनती है? अलाउंस फॉर बैड डेबिट। इज्जत होने के बाद चीज हमेशा याद रहती है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट। अच्छा, आपके अगर क्वेश्चन में वो बैलेंस बताते वक्त, बिगिनिंग बैलेंस बताते वक्त बैड डेट्स का टर्म यूज कर ले, तो आप पूरे क्वेश्चन में बैड डेट्स लिखते रहेंगे।
अगर वो डाउटफुल अकाउंट्स लिख दिया तो आप डाउटफुल अकाउंट्स लिखते रहेंगे, यानी जैसा टाइटल वो यूज करेंगे वही टाइटल आप यूज कीजिएगा। अलाउंस ऑफ एडेड डेबिट गलत कर रहे हैं आप, इसका रीजन है आपके पास लेजर में वो उस टाइटल से अकाउंट ओपन हुआ हुआ है। अगर आप दूसरा टाइटल डालें, प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें आप, तो 2 अकाउंट ओपन हो जाएंगे। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, जी बेटा कितना था 6400, तो हमारा ये एस्टिमेशन दुरुस्त साबित हुआ 6400 की हद तक। नरेशन रोट ऑफ वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट्स, ये एंट्री बन गई। इसके बाद क्या प्रॉब्लम है, इसके बाद आगे आ जाए, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, क्या एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न अलाउंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट कॉन्ट्रा रेवेन्यू है ना, ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ती है तो बढ़कर क्रेडिट नहीं होती, डेबिट होती है। अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, बी डिसिप्लिन प्लीज। कितना है बेटा ये 30,200 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे आप, तो रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। एडजस्ट नहीं है बेटा, एडजस्टमेंट थोड़ी हो रही है, जनरल एंट्री नहीं है। एडजस्टमेंट वही होती है जो पढ़ ली हमने, अपनी एडजस्टमेंट ही निकालें। टू रिकॉर्ड एडजस्ट थोड़ी हो रही है, इस साल के दौरान एंट्री बन रही है। एडजस्टमेंट हम बनाते हैं पीरियड के एंड में, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। नहीं, वहां एडजस्टमेंट की बात की थी। हाँ, सिर्फ एडजस्टमेंट में नरेशन को उस तरीके से कर सकते हैं, बाकी साल के दौरान जितनी भी एंट्रीज बनती है ना, वो एडजस्टिंग एंट्रीज उसमें एक भी नहीं होती, वो सब जनरल एंट्रीज होती है। तो उसमें आप लिखेंगे टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था ना, तो आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिसिबल को कम कर रहे हैं, बस एडजस्ट थोड़ी कर रहे हैं। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि आपके अकाउंट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अपडेटेड नहीं है, तो आप साल के एंड में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको मालूम चल रहा है, तो उससे फिर आप साल के एंड में अपडेट करते हैं, वो अलग पर्पज है। ये तो साल के दौरान बन रही है, जनरल एंट्री नहीं है। जनरल एंट्री साल के दौरान रिकॉर्ड होती है। ट्रायल बैलेंस प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अकाउंट्स को अपडेट करने के लिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं। हर एंट्री का अपना पर्पस, अपना टाइम है, तो साल के दौरान वाली सारी एंट्रीज जनरल एंट्रीज होती है। टू रिकॉर्ड लिख लें, या फिर आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई कस्टमर रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, ये भी लिख सकते हैं आप, या कुछ और लिख लें जो उस चीज को शो कर रहा हो जो हुआ है। इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, फिर कस्टमर ने ओवर पेमेंट कर दी 1200 की, लेकिन ये कहां जाएगी बेटा, ओवर पेमेंट की है और ये बोल रहे हैं कैश में शामिल है ऊपर, क्या करोगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट करेंगे। राइट ऑफ थोड़ी हो रहा है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। दोनों एंट्रीज यहां आ गई एडवांस फ्रॉम कस्टमर की। ज्यादातर आपसे जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एंट्री पूछी जाएगी ना, वो यही वाली होगी जो अभी मैं बना रहा हूं। वो आपको नहीं बताएगा जो एडवांस रिसीव हुआ है वो ऊपर कलेक्शन में शामिल है या नहीं, ना बताए तो इसका मतलब होता है उस कलेक्शन में वो शामिल है, तो आप ये एंट्री बनाएंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर की यही एंट्री बनेगी। टू रिकॉर्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इसके बाद नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, फिर सेल डिस्काउंट रिकॉर्ड हो रहा है। हालांकि सेल डिस्काउंट कलेक्शन के साथ होता है, लेकिन इसमें इन्होंने अलग से दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जी 8 सेल्स डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितना हो गया बेटा, कितना है ये 4,200 है, 4,000 है। फिर एक दफा राइट ऑफ की एक और मर्तबा एंट्री बनानी है हमें, नीचे राइट ऑफ हो रहा है, पहले इसकी नरेशन लिखें। टू रिकॉर्ड सेल्स डिस्काउंट। अच्छा, अब आपके पास राइट ऑफ कितने से हो रहा है, दोबारा 2200 से। तो राइट ऑफ की एंट्री आपने ऊपर बनाई हुई है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं।
कितने से हो रहा है? 2200। नंबर क्या है? 9, 2200। अब देखिए ये एंट्रीज बनाने के बाद सारी बन गई है, 9 ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एंट्रीज बनाने के बाद असल में हमने एंट्रीज बनाई है लेजर बनाने के लिए। अब हम लेजर प्रोड्यूस करेंगे किसका? अकाउंट रिसीवेबल का और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। जब वो लेजर प्रोड्यूस हो जाएंगे और एंडिंग बैलेंसेस निकल जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल का फाइनल एंडिंग बैलेंस निकलेगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट से पहले का बैलेंस निकलेगा। तो ये सवाल बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे हमने पीछे केसेस किए। जब हम अभी लेजर बना लेंगे ना तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एडजस्टमेंट से पहले का बैलेंस आ जाएगा। तो ये सवाल बिल्कुल केसेस जो पढ़े थे ना पीछे वैसे हो जाएगा। यानी जो केसेस हमने पढ़े थे उसमें हम ये काम नहीं करते थे, एंट्री नहीं बनाते थे। उन केसेस के अंदर हमने ना एंट्रीज बनाई है सारी, ना हमने अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाया। अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वहां निकला हुआ होता था। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के अकाउंट में हमने काम किया था, अलाउंस अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में काम नहीं किया था। तो इसमें इजाफी काम क्या है? एंट्रीज बनाना और अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाना। जैसे अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनेगा ये क्वेश्चन नॉर्मलाइज हो जाएगा, उन केसेस जैसा हो जाएगा ये। अगर मैं हर केस में इतनी एंट्रीज बनवाता तो फिर बहुत मसला हो जाता ना। इस वजह से हमने वहां पे हर केस में आपको अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था। अब हम लेजर बनाकर एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अलहमरा इंटरप्राइजेज जर्नल लेजर। देखिए इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे हेड ऑफ अकाउंट, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। अब आप इसमें डेट लिखेंगे क्या? 2009 Jan 1 to December 31। यही डेट यहां प्लेस होगी। दोनों जगह पे ये डेट्स डाल देंगे आप। 2009 Jan 1 to December 31 ये डेट आपने लिख ली। अब आप पहले अकाउंट बनाने का तरीका क्या होता है? पहले बिगिनिंग बैलेंस डालो, फिर सारी एंट्रीज पोज करो, फिर अकाउंट को बैलेंस कर लो। तो आपके पास क्वेश्चन में बिगिनिंग बैलेंस मौजूद है अकाउंट रिसीवेबल का 2,95,000। आप नजर आया 2,95,000? सही है। तो आप 2,95,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है अभी आप आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट के टॉपिक में पता है क्या है? 2 अकाउंट सीखने हैं आपको उसमें। ये बंद होने दो, उसके बाद तुम्हारी क्लास लेता हूं। 2 अकाउंट सीखने उसमें सिर्फ आपको। वो अकाउंट आपको पहले से आते होंगे अगर आप ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये गौर से पढ़े। तुम समझते हो तुम ये अच्छी हरकत कर रहे हो, हालांकि तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत बुरी है। अगर ये खुद मतलब ऐसा नहीं होगा कि अपने आप को दुरुस्त कर सके और अपने बारे में नहीं सोचेगा तो दुनिया की कोई ताकत भी इसको सही नहीं कर सकेगी। अभी कुछ मैं बोलने वाला था, रुक गया। तो 2 अकाउंट्स उसमें सीखने हैं आपको, एक रिसीवेबल का अकाउंट और एक पेबल का अकाउंट। और आपको रिसीवेबल का अकाउंट पहले से आता है और वो रिसीवेबल का अकाउंट आपका और मजीद अच्छा कब होगा? रिसीवेबल के अंदर। तो कंट्रोल अकाउंट के क्वेश्चंस पेपर में आपको मिलेंगे और वो टॉपिक जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा, बताओ बेटा राइट ऑफ की क्या एंट्री होती है, बताओ एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एंट्री क्या होती है, सेल की एंट्री, सेल डिस्काउंट की एंट्री, सेल रिटर्न की एंट्री। ये सारी एंट्री आपको पहले से पता होनी चाहिए। उससे अगर आप बोले हाँ पता नहीं क्या क्या, तो फिर वो टाइम ले लेगा टॉपिक। इसी वजह से आपको ये एंट्रीज याद करनी है। यहाँ क्या आएगा? बैलेंस बीडी। अब ये सारी एंट्रीज हम पोस्ट कर लेते हैं। आप मुझे बताएं पहली एंट्री में क्या हो रहा है बेटा? जहां जहां अकाउंट रिसीवेबल इन्वॉल्व है सबको आप डेबिट क्रेडिट कर लें। पहली एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 6,10,340। तो आप आएंगे और एंट्री नंबर 1 जी 6,10,340 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सामने आ जाएगा सेल्स। फिर दूसरी एंट्री में आप जाएं, फिर अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है? क्रेडिट 4,20,000। तो आप लेजर में जाएंगे और यहां आप लिखेंगे कि ये सेकंड एंट्री पोस्ट कर रहे हैं आप 4,20,000 से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सामने लिखेंगे क्या? कैश। इसके बाद बताएं फिर अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है एंट्री नंबर 3 में और वो क्रेडिट हो रहा है 25,000 से। तो आप जाकर जनरल लेजर में थर्ड एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल को 25,000 से क्रेडिट कर देंगे और सामने क्या लिखेंगे? नोट्स रिसीवेबल।
इसके बाद फिर अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास फोर्थ में नहीं आ रहा, फिफ्थ में है, 6400 से क्रेडिट हुआ है, तो आप फिफ्थ में इसको 6400 से क्रेडिट करेंगे और सामने आएगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये भी हो गया। इसके बाद फिर अगली एंट्री में दोबारा 6 एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 30,200 से, तो आप 6 एंट्री में 30,200 से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। सामने क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। हाँ, लेजर में आप चाहें तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं। फिर अकाउंट रिसीवेबल 7 में डेबिट हो रहा है 1200 से, आप लेजर में जाएंगे 7 में 1200 से डेबिट करेंगे और रीजन क्या है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। फिर उसके बाद आप जाएंगे और 8 में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 4000 से, तो आप 8 में 4000 से क्रेडिट करेंगे और सामने आ जाएगा सेल्स डिस्काउंट। फिर इसके बाद आप जाएंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 9 में 2200 से, आप 9 में इसको 2200 से क्रेडिट करेंगे और सामने लिखेंगे अलाउंस ऑफ बैड डेट। अब देखिए ये लेजर मैंने आपको बनाना अभी नहीं सिखाया, ये अकाउंटिंग साइकिल में हमने पढ़ा हुआ था। दिस इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, हमें पहले वो पढ़ना चाहिए। अभी एडजस्टिंग एंट्री है जो हम पढ़ रहे हैं बैड डेट्स की, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ था। अच्छा, आप इसको बैलेंस करेंगे ताकि परसेंटेज जिस पर लगानी चाहिए वो अमाउंट निकल सके, तो उसके लिए पहले फूटिंग होगी। अब वो बता रहे हैं बच्चों को यही नहीं मालूम कि फूटिंग क्या होती है। आप खुद सोचें, आप FACR पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो FCM में, आपको फूटिंग ही नहीं मालूम, अजीब सी बात है। तो वो ओके, ये आ गई हमारी फूटिंग। अब आप क्या करेंगे? बड़ा अमाउंट कौन सा है? डेबिट साइड का, तो दोनों जगहों पे ये डेबिट साइड का अमाउंट कॉपी हो जाएगा। जहां कम है वहां लाइन के ऊपर माइनस करके अमाउंट आएगा ना। ये डेबिट है, क्रेडिट है, इसको माइनस करेंगे तो मालूम चलेगा कि आज कस्टमर से मुझे कितना कलेक्ट करना है, जो कि असल में अगले साल कलेक्ट होगा। तो उसके लिए आप इस टोटल अमाउंट में से माइनस कर लेंगे इसको। दिस इज बैलेंस BD CD, और इधर डेट आएगी लास्ट December 31, और यहां पे जो डेट अमाउंट लिखेंगे आप यही बैलेंस लाइन के नीचे कॉपी कर देंगे और यहां लिखेंगे बैलेंस BD, और यहां डेट आएगी अगले पीरियड की फर्स्ट 2010 Jan 1। मतलब दिसंबर ऊपर लिखा हुआ है ना, इस वजह से नहीं लिख सकते आप। दिसंबर ऊपर लिखा हुआ है, इस वजह से आप नहीं लिख सकते। मंथ जब तक रिपीट नहीं हो रहा तब चेंज नहीं हो जाए। अब ये बैलेंस आ गया, यानी अभी जो मैं कंप्यूटेशन बनाऊंगा उसमें ये इस पे कंप्यूटर बैलेंस लगेगा, वो परसेंटेज लगेगी 4,18,740 पर। पीछे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ये 4,18,740 हमें दिया हुआ होता था, लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। वी आर नॉट येट रेडी टू मेक कंप्यूटेशन, क्योंकि हमें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का भी एंडिंग बैलेंस चाहिए। कौन सा? बिफोर एडजस्टमेंट। एंडिंग बैलेंस अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के दो हैं, एडजस्टमेंट से पहले वाला, एडजस्टमेंट के बाद वाला। हमें एडजस्टमेंट से पहले वाला चाहिए। अब इधर भी वही डेट लिखेंगे आप, 2009 Jan 1 to December 31। यहां भी यही डेट आ जाएगी, 2009 Jan 1 to December 31। डेट लिखने के बाद तरीका क्या होता है? पहले बिगनिंग बैलेंस डालो। बिगनिंग बैलेंस सवाल में मिलेगा 11,800। आप जाएंगे और यहां लिखेंगे, क्रेडिट में आता है इसका बैलेंस, रिसीवेबल एसिड है, ये कॉन्ट्रा एसिड है, 11,800। अब इसमें सिर्फ राइट ऑफ की ट्रांजेक्शन ही जाती है, सही। तो हम क्या करेंगे? हम जाके अपने जर्नल में देखेंगे कहां कहां अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आ रहा है। फिलहाल अभी मैंने एक चीज आपको नहीं बताई हुई, रिकवरी। अभी ये क्वेश्चन करने का मैं आपको रिकवरी बताऊंगा कि रिकवरी क्या होती है। अब आप देखें क्या हो गया, ये कोई कम्युनिकेशन की क्लास थोड़ी हो रही है बेटा। अब आप मुझे बताएं, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स एंट्री नंबर 5 में डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट करेंगे एंट्री नंबर 5 में 6,400 से, और फिफ्थ एंट्री यहां पर हम लिखेंगे। फिफ्थ एंट्री में डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से? 6,000। सामने क्या आ जाएगा? अकाउंट्स रिसीवेबल। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स नहीं आ सकता, अकाउंट रिसीवेबल। इसके बाद दोबारा आप जाएं जर्नल में और आप देखिए अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कहां आ रहे हैं,
9th एंट्री में डेबिट हो रहा है 2200 से, आप यहां पर 9th एंट्री में इसको डेबिट कर देंगे 2200 से। सामने क्या लिख देंगे, अकाउंट्स। अब इस अकाउंट को आप बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये एडजस्टमेंट से पहले का है। अभी इसमें एडजस्टिंग एंट्री पोस्ट होना बाकी है। एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, इसमें पोस्ट होगी, तब इसका फाइनल बैलेंस निकलेगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। हालांकि बैलेंस शीट में जो बैलेंस जाना है वो हमें अभी भी मालूम कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कितनी परसेंटेज अप्लाई करनी है, 4। आप ही 4% इस अमाउंट पे अप्लाई कर दें। यानी अगर मैं इस पर 4% अप्लाई कर दूं तो ये आ गया 16,750। ये वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में जाएगा, ये हमें पहले से मालूम है। लेकिन अभी हमें अपनी कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन क्या, यहां देखिए इस अकाउंट में, ये अकाउंट क्या बता रहा है, हमने 11,000 से एस्टिमेट किया था कि राइट ऑफ होगा, लेकिन राइट ऑफ कितने से हुआ, 6,800 से। ये 6,800 देखिए मैंने इन दोनों का सम किया हुआ है, 8,600। 8,600 इज द सम ऑफ डेबिट साइड। और ये जो 3200 मैंने निकाला, ये कैसे निकाला है, ये 11,800 में से 8,600 लेस किया है। 3200 इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ अलाउंस ऑफ एडेट्स। बोले, मैंने कुछ नहीं बोला है अभी। 3,200 इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ अलाउंस ऑफ एडेट्स बिफोर एडजस्टमेंट। नींद से जागी, ये 3200 क्या शो कर रहा है, बिफोर एडजस्टमेंट का अलाउंस ऑफ एडेट्स का बिफोर एडजस्टमेंट का एंडिंग बैलेंस है, सही है। लेकिन ये शो क्या कर रहा है, पिछले साल 3200 से ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, इस साल 3200 से कम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे और कंप्यूटेशन बनाएंगे। कंप्यूटेशन क्या बनेगा, पहले आप पॉलिसी लिख लें। एस्टिमेटेड बैड डेट्स आर कितने परसेंट, 4% ऑफ ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल। अब आप मुझे बताएं क्या लिखते हैं हम, एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। कैसे निकलता है, एंडिंग बैलेंस जो अकाउंट रिसीवेबल का आया है हमारे पास, कितना एंडिंग बैलेंस है बेटा, ये हमने अकाउंट में बनाया है 418,740। हम इस पर 418,740 सही है, इस पर अप्लाई करेंगे 4%। जी क्या अमाउंट आ रहा है, 418,740 मल्टीप्लाई बाय 4%, ये हमारे पास आ गया 16,750। अब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, पुराना वाला बैलेंस जो 3200 रुपये रखा हुआ है वो आपको लेस करना पड़ेगा, वो क्रेडिट में है। क्या हो गया, बातें क्यों कर रहे हैं, ज्यादा बातें करने से आगे आप खुद लगा लें। लेस करूं ऐड करूं, मैं लेस क्यों करूंगा, क्योंकि अलाउंस ऑफ एडेट्स में क्रेडिट में बैलेंस ज्यादा है। जी वो करवाइए, आप लिखेंगे लेस क्रेडिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स बिफोर एडजस्टमेंट। जी कितना बैलेंस है ये मैं आपके आसानी के लिए यहाँ लिख रहा हूं कि 11,800 टोटल था क्रेडिट में, डेबिट हुआ 8,600 से, तो यहां पर 3,200 रुपये माइनस होंगे। ये वो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था। अब आप यहां पर इनको माइनस कर लेंगे और इस साल का जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड होगा 13,550 से। दिस इज बैड डेट्स एक्सपेंस। आप खुद देखें, बैलेंस शीट अप्रोच हमें बैड डेट्स एक्सपेंस डायरेक्ट निकाल के नहीं देती, वो हमें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स यानी बैलेंस शीट का अमाउंट निकाल के देती है अलाउंस ऑफ बैड डेट्स। फिर हम प्रीवियस बैलेंस को ऐड लेस करके एक्सपेंस का अमाउंट निकालते हैं। जबकि अभी आप इनकम से अप्रोच पढ़ने वाले, वो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट निकाल के दे देती है। और से सुने, जब डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट निकल जाएगा तो आपको प्रीवियस अलाउंस ऑफ एडेट्स को ऐड लेस करने की क्यों जरूरत, समझ आई बात। इसमें प्रीवियस अलाउंस ऑफ एडेट्स को एडजस्ट करते हैं क्योंकि दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट निकलता है। मैं करवाऊंगा आपको, वो कल करवाऊंगा, अभी नहीं। अब मुझे बताइए, बैड डेट एक्सपेंस 13,550 से रिकॉर्ड होगा, अभी हमने किया है नहीं। जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी पोस्टिंग
अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पे होगी या क्रेडिट साइड पे? जो मैं एडजस्टिंग एंट्री बनाऊंगा, जवाब खुद तो दिया नहीं है, एडजस्टिंग एंट्री बनाऊंगा उसकी पोस्टिंग अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पे होगी क्रेडिट साइड पे? क्या एडजस्टिंग एंट्री बनती क्या है? एडजस्टिंग एंट्री जो बैड डेट्स की है वो क्या बनती? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। तो इस एंट्री की पोस्टिंग में अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पे करूंगा क्रेडिट साइड पे? हाँ, अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पे पोस्टिंग करूंगा या क्रेडिट साइड? अकाउंट रिसीवेबल की, अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पे करूंगा क्रेडिट साइड पे? कंफ्यूज हुआ ना? आप बोलेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल की पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री में तो अकाउंट रिसीवेबल ही नहीं है। आपने बोला था दोनों साइड पे, अच्छा दोनों साइड नहीं होगी, फिर सही, हमें सुने आया कि दोनों साइड होगी। भाई एक एंट्री बना रहे हैं आप, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, उसमें अकाउंट रिसीवेबल का टाइटल ही नहीं है, तो अकाउंट रिसीवेबल पोस्टिंग क्यों होगी उसकी? ये मैंने आपको क्यों बोला है इस वजह से कि अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट एडजस्टमेंट से पहले जो बनता है ना वो फाइनल होता है, उसमें कोई और पोस्टिंग नहीं होती। एडजस्टमेंट सिर्फ अलाउंस ऑफ बैड डेट्स पोस्ट होगी, थोड़ी इज्जत के साथ याद करवाना पड़ता है। अब आप यहां पर आएंगे और एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, और ये एडजस्टिंग एंट्री कब बना रहे होंगे आप? साल के एंड में बना रहे होंगे, सही है? तो आप क्या बना रहे हैं? एडजस्टमेंट। ये 6 एडजस्टमेंट जो आपने अलग अलग पढ़ी थी, वैसे 4 होती है, 6 करके जो मैंने पढ़ाई थी उसमें तो एक एडजस्टमेंट है ये। जब हमने ये एडजस्टमेंट पढ़ी थी उस टाइम क्या किया था हमने? उस टाइम सिर्फ एंट्री बना दी थी, और आप देखिए उस एक एंट्री को बनाने के लिए कितने काम किए जाते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपके साथ ये अंडरस्टैंडिंग यूज करवा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन में तनवीर वाला सॉल्व किया था ना, उसमें डेबिट में था अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, मैंने उसका सोल्यूशन भी सेंड किया आपको, तो उसमें डेबिट बैलेंस को ऐड करके एंट्री बनाई थी हमने। अगर आपने किया हो तो 4000, नहीं किया तो अपना नुकसान कर रहे हो। मैंने आपको 3 अकाउंटिंग साइकिल क्वेश्चन करवाए थे ना, एक वसीम वाला, एक यासिर वाला, एक तनवीर वाला, मैंने कहा था ये मैं बताया था लेकिन करना आपको था। उसमें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का जो है वो डेबिट में बैलेंस पड़ा हुआ था, तो परसेंटेज लगाने के बाद आई थिंक 4000 आ रहा था, तो उसको 2000 ऐड करके एंट्री बनेगी 6000 से। बैलेंस शीट अप्रोच यूज करवा रहा है वो, परसेंटेज रिसीवेबल पे लगा रहा है, आप जाके करिएगा उसको। क्या एंट्री बनाऊं? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। उसका जो तीसरा सवाल था ना, उसकी वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई थी, मैंने उसका लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है तनवीर वाले का, उसमें वो चीज मौजूद है। तीनों अकाउंटिंग साइकिल के एक-एक क्वेश्चन आपको मैंने करवा दी। अब मैंने वो प्रैक्टिस बनाई है आपकी 5 से % वो मैं सेंड करूंगा आपको, वो आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे चेक करवाएं। और इसके अलावा इन्वेंट्री का जो मैंने हैंड आउट आपके लिए बनाया है, डिफरेंट किताबों से निकाले हैं क्वेश्चंस, उसको भी आप सॉल्व करके चेक करवाएं। और एक्सेल पे अगर कोई सॉल्व कर सकता है प्रॉपर, तो एक्सेल पे सॉल्व करके मुझे भेज दे, मैं उस सोल्यूशन को अपलोड कर दूंगा। नरेशन to record estimated bad debts। अब इस एंट्री के बनने के बाद इसी में बनेगी, सारा काम उसी जर्नल के अंदर होगा। हेडिंग एडजस्टमेंट डालकर साल के एंड की डेट डाल दोगे। कितना अमाउंट था बेटा? 13000। बैड डेट एक्सपेंस का अमाउंट कितना था? 13550। आप यहां पर आके 13550 से एंट्री बना देंगे। क्या काम खत्म हो गया? नहीं। अब ये एंट्री पोस्ट होगी किसमें? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के लेजर में। यहां आएंगे आप, इसका जो बैलेंस आ रहा है अभी कितना आ रहा है अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का? 3200। ये एडजस्टमेंट से पहले का है, ये बैलेंस शीट में नहीं जा सकता। बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस आएगा हमें पता है, 16750। परसेंटेज लगाने के बाद जो आता है, असल में ये वही बैलेंस होता है जो एडजस्टमेंट के बाद वाला है। अभी एडजस्टमेंट के बाद वाला बैलेंस अकाउंट में भी निकल सकता है। हम अकाउंट में क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे एडजस्टमेंट 31 लिखकर, आप लिखेंगे एडजस्टमेंट और पोस्ट कर देंगे 13550। अब इसकी फूटिंग कर लें आप, फूटिंग करेंगे तो यहाँ की फूटिंग कितनी आ गई, तो यहाँ की फूटिंग आप करें। अब देखिए क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड दोनों जानिब लिख लेंगे, वही अकाउंट को बैलेंस करने का तरीका। प्रॉफिट कम कहां पर है? डेबिट साइड पे। कितना कम है? इसके लिए इसमें से
टोटल में से माइनस कर देंगे, वही आ गया 16,750। 16,750 इज द बैलेंस दैट इज टू बी रिपोर्टेड इनटू बैलेंस शीट। इससे निकलेगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसे क्या बोलेंगे? बैलेंस सीडी। और इधर डेट आएगी साल की लास्ट 31। और यहां पर क्या लिखेंगे आप? नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट 2010 Jan 1। और यहां पर आप लिखेंगे बैलेंस बीडी। और इधर आ जाएगा अमाउंट हमारे पास 16,750। अब आप बैलेंस शीट बना लेंगे। यहां तक का काम बनेगा, बैलेंस शीट बनाने का कमाल की बात थोड़ी। ये दो अकाउंट बैलेंस शीट में जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल का ये एंडिंग बैलेंस है और अलाउंस ऑफ डेटर्स का ये एंडिंग बैलेंस है। इन दोनों को बैलेंस शीट में लेके चले जाएंगे आप। बैलेंस शीट आ गई हमारे पास। अलहमरा एंटरप्राइजेस। जी बोले, क्या मतलब? हाँ, जो लाइन के ऊपर बैलेंस होता है ना, उसको हम अपने उस साइड को टोटल करने के लिए लिखते हैं, उसे कैरी डाउन कहते हैं। कैरी, वहां कैरी करके लेके गए उस अमाउंट को, कैरी डाउन। यानी वहां पे वो बैलेंस था नहीं, हम लेके गए उसको। कैरी माने क्या होता है? ले जाना। कैरी डाउन, उसको लेके गए वहां पे। और जहां पे असल में बैलेंस आ रहा है उधर हम लिखते हैं ब्राउट डाउन, कि उसको वापस वहां लेके आए। सीडी बीडी। अच्छा भाई, यहां पर आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल। कितना अकाउंट रिसीवेबल आएगा? अकाउंट रिसीवेबल, ये बैलेंस है अकाउंट रिसीवेबल का 4,18,740। इसको ले जाकर हम यहां पे लिख देंगे। पार्शियल बैलेंस शीट बनती है इस टॉपिक में। इसमें एक काम और हो सकता है कि आपके पास जो नोट आया है ना, नोट, उसको भी आप मेंशन कर दें। यहां पर आप मेंशन कर दें कि हमारे पास एक नोट रिसीवेबल भी मौजूद है। और प्रॉमिसरी नोट आया था ना हमारे पास। कितने का प्रॉमिसरी नोट आया था हमारे पास? 25,000 का। ये आप चाहें तो मेंशन कर दें, नहीं करें तो गलत नहीं होगा, लेकिन आई थिंक कि अगर मौजूद है तो आप कर लीजिएगा। और ये अमाउंट यहां आ जाएगा। अब इसमें से अच्छा, ये 25,000 को आप यहां लिखेंगे डायरेक्ट। अब ये जो हमारे पास अमाउंट है, इसमें से आप लेस कर देंगे क्या? अलाउंस ऑफ एसेट्स, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए। अब मुझे एक बात बताइएगा, कितना अलाउंस ऑफ एसेट्स है? 16,750। इसको यहां से लेस करने के बाद यहां वैल्यू आ जाएगी। ये 25,000 यहां नहीं आएगा, यहां से तो हटा देंगे ना। सही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बस यहां तक बैलेंस शीट को छोड़ देंगे। दिस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आप चाहें तो इस नेट रियलाइजेबल वैल्यू को नीचे लिख दें। 2 मिनट, यहां नीचे लिख दें आप, और इसको टाइटल भी दे दें कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। दिस वैल्यू इज एनआरवी। किसकी? सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल की। अब सुनिएगा, ये असल में हमें शो करना होता है मेन काम, बाकी इदाफी चीजें। एक और चीज भी आप शो कर सकते हैं, लायबिलिटी में एडवांस फ्रॉम कस्टमर डाल दें आप। सही है, जितना भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर आपके पास मौजूद है वो डाल दें आप। कितना एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमारे पास है? 2 मरतबा आया था। एक मरतबा हमारे पास आया 23,000 और एक मरतबा आया 1,200। 24,200 रुपए का एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी हमारे पास मौजूद है। इसको बस यहाँ मेंशन कर देंगे, टोटल वोटल नहीं करेंगे इसको। टोटल क्यों नहीं करेंगे? दूसरे करंट एसेट हमें नहीं मालूम, दूसरी लायबिलिटी हमें नहीं मालूम, तो हम नहीं कर सकते। दिस इज द पार्शियल बैलेंस शीट। और यहीं तक आप रुक जाएंगे। अब देखिएगा जरा, यहां तक करने के बाद अब मैं आपको एक टास्क बता रहा हूं। ये हमने कर लिया है। क्या लिखा हुआ था? एंट्रीज बनाओ, जर्नल और एडजस्टिंग एंट्री बनाओ। ये मेन सवाल था। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाओ, अलाउंस ऑफ डेटर्स का अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ और आइटम को रिपोर्ट करो। कर दिया हमने। अब ये दोबारा एक सवाल आया, जाकिर कंपनी, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रिपेयर द अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट एंड द अलाउंस ऑफ डेटर्स अकाउंट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। एंट्रीज नहीं मांग रहा, कह रहा है डायरेक्ट अकाउंट्स बनाओ। तो एंट्रीज जो मैंने बनाई थी ना जनरल, वो माइंड में बनेंगी और डायरेक्ट अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे आप, रिसीवेबल में भी और अलाउंस ऑफ एड्रेस में भी।
फिर उसके बाद कंप्यूटेशन बना के बैड डेट्स को एस्टिमेट करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। और इसमें एक ही एंट्री मांग रहा है एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड नंबर 2 में, छोटी सी स्केचिंग करेंगे जनरल की, एक एंट्री बनाएंगे। रिक्वायर्ड नंबर 1 में एक रिसिबल का अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस कर देंगे उसको। अलाउंस ऑफ एरर्स का अकाउंट बनाकर बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि वो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट होगा। फिर कंप्यूटेशन बनाएंगे रिक्वायर्ड नंबर 2 में और एंट्री बनाएंगे और फिर पोस्ट करेंगे उसको ले आके, फिर बैलेंस शीट बना लेंगे। सही है। पहले आप एक काम करें, आप इसकी प्रैक्टिस करके आएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी पढ़ेंगे। प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास और 2 क्लासेस के अंदर ये रिसिबल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे मेरे टॉपिक छोटे होते चले जाएंगे। एक बड़ा टॉपिक और आ रहा है हमारे पास, IAS 16 फिक्स एसिड से रिलेटेड, नॉन करंट एसिड, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। फिर उसके बाद तो बस आप चलते रहे आराम से। सही भाई। तो अब आपको कोई सवाल पूछना है? हाँ, ये सवाल अबू बकर पूछ रहे हैं, इसको छोड़ दो। ये सवाल तुम बचपन से मुझसे पूछ रहे हो। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।